तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ते पढ़ते मूल अधिकारों को और मूल अधिकारों की श्रृंखला में हम 28 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 28 आर्टिकल तक। आज हमारा डिस्कशन का जो केंद्र बिंदु रहने वाला है वो 29 और 30, जिसका जो टाइटल है 29 और 30 का, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये इसका टाइटल, यानी कि इस टाइटल के अंतर्गत अपने को दो अनुच्छेद पढ़ने, एक 29 पढ़ना है और एक अपने को आगे 30 पढ़ना है। तो 29 और 30 किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात इनमें की गई है। 29 में और 30 दोनों में, एक एक में किसी में कोई संस्कृति की बात है, किसी में शिक्षा की बात है, ऐसे एक आइडिया हो गया। तो कई बार तो मतलब अपने को ऐसे भी मोटे तौर पर याद करना पड़ता है कि भाई हाँ बताइए मूल अधिकारों की कितनी कैटेगरियां हैं। तो अपने को याद होना चाहिए छह, छह में से एक ये कैटेगरी है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, तो ये तो टाइटल है, अभी तो इसमें खोला तो है ही नहीं अपन ने कि भाई संस्कृति में किसकी संस्कृति, किसकी शिक्षा क्या है। तो अब अपन देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में 29 और 30 जो अनुच्छेद हैं वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की भी बात करते हैं। 29 का ये जो टाइटल है ना, कई बार तो मैंने देखा हुआ है कि सीधे यही यही नाम दे देते हैं बस। बताइए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो चूंकि हमें 29 में भी हम अल्पसंख्यक शब्द हमें मिलेगा, अल्पसंख्यकों, कौन अल्पसंख्यक होते हैं क्या कुछ, तो 30 में भी अल्पसंख्यक, 29 में भी अल्पसंख्यक। ये जो लाइन है कई बार ये सीधे ही डाल देते हैं, तो कई बार तो अपने ऐसे कंफ्यूज, अपने को नहीं होना है, ध्यान ये रखना है। कई बार ये तक कंफ्यूज हो जाता है इसमें 29 करूं कि 30 करूं, क्योंकि दोनों में ही कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का मतलब बात आएगी। तो जब अल्पसंख्यकों की बात आएगी तो, क्योंकि उसमें तो वो दे देगा कि भाषाई और जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वहां तो पर्टिकुलर वैसे नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक नाम नहीं है, लेकिन इसका टाइटल अल्पसंख्यक वर्ग है, यानी कि जो संख्या में थोड़े हैं उन लोगों को भी अपनी कल्चर को बचाने का, उनको प्रिजर्व करने का, उनको सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो संख्या में ज्यादा हैं तो वो अपनी कल्चर उन पर थोप देंगे और उनको कहेंगे तुम्हारी कल्चर कुछ नहीं है, कल से हमारे कल्चर के अनुसार ही तुम अपना जीवन जियो, तुम अपने हिसाब से मत जियो, हमारे जो भाषा है, संस्कृति है, रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, तीज त्योहार, ये सारे सिस्टम हमारे वाले अपनाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये टाइटल याद कर लेना भाई, इससे कई बार प्रश्न आता है। तो जब ये आए कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात किसमें की गई है, तो आपको 29 को टिक कर देना है, 29। अब बहुत ज्यादा गहराई में जब पूछता है तो वो फिर अपने को हम शुरू करते हैं 29 एक और दो। कोई भरोसा नहीं है आजकल, पेपर की गहराई का क्या भरोसा है। वो वहां दे दे, आपके ऐसे दे दे 29 एक, बी ऑप्शन कर दे 29 दो, 30, 30 एक, फिर आगे दे दे 30 एक ए। ये ऐसे दे दे, आजकल मान लो ऐसे आ जाए लेवल, तो आप सोच के देखो परीक्षा में, अगर जो आपकी मेन परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें इस तरह के ऑप्शन आ जाएं तो आधों का तो होश वैसे ही उठ जाए। सर ये क्या आ गया जाड़, ये याद थोड़ी है इतना। तो अपन आराम आराम से तसल्ली से डिस्कस करेंगे तो बहुत कुछ वैसे दिमाग में बैठ जाता है। ये 29 एक में थी सर, ये 30 एक में थी, ये 30 एक ए में थी, तो अलग अलग है। तो कोशिश अपन जब इतनी डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके अंदर की एक दो बात तो दिमाग में पक्की ही बैठेंगी, और जो रिवाइज करते हैं बैंकर पढ़ेंगे उनके सारी भी याद रह जाएंगी। लेकिन कुल मिला के सार ये निकलेगा कि चलो ये भी भूल जाओ एक दो, लेकिन मोटे तौर पर ये तो बात दिमाग में बैठ ही जाती है कि इस आर्टिकल में ये अधिकार है, ये मोटी मोटी बातें, इतना तो आप याद रख ही लोगे। तो चलो 29 का टाइटल हो गया है, अब 29 एक क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं।
एक तो ये देखो 29 एक में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द मुझे नहीं दिख रहा है। तो आपको एक तो ये दिमाग में उठा लो। कहीं नहीं है ही नहीं इसमें। भारत की राज्य क्षेत्र, आपको ये सब समझाए। राज्य क्षेत्र का मतलब टेरिटरी, कि भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, उसको हम बोलते हैं कानूनी भाषा में, संवैधानिक भाषा में हम उसके लिए राज्य क्षेत्र शब्द काम में लेते हैं, इंग्लिश में टेरिटरी। तो भारत के पास कुल कितना क्षेत्र है, कितने क्षेत्र पर भारत का शासन है, वो हो गई भारत की टेरिटरी, भारत का क्षेत्र। तो भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी भाग, कोई भी हिस्से में रहने वाले जो उसके नागरिक हैं, निवासी नागरिक यानी जो भारत के नागरिक हैं, नागरिकों के किसी अनुभाग को मतलब समूह को, ग्रुप को, जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है, या उनकी अपनी संस्कृति है, उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। हम देखो ये क्या कहना क्या चाह रहा है, इसकी भावना समझो। अपन इसकी सीधी भावना ही समझते हैं। ये कह रहा है कि भारत इतना बड़ा है, भारत के इस इतने बड़े क्षेत्र में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग पंथों के, अलग अलग संप्रदायों के बहुत सारी विविधताएं, आपको पता है धर्म ही बहुत सारे हैं, फिर धर्मों के अंदर अलग अलग पंथ, संप्रदाय, समूह बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी विविधता है। तो ये कह रहा है कि भारत है ना, भारत, इस बार इतने बड़े भारत में जो कोई भी ऐसा अपने भारत के नागरिकों का कोई भी ऐसा अनुभाग, अनुभाग का मतलब कोई भी ऐसा समूह है, चाहे वो जैसे मान लो 100 ही लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोगों का एक समूह है। उस 500 लोगों के समूह की अपनी एक भाषा है, वो अपनी एक अलग ही उनकी एक भाषा हो सकती है। जैसे अपन अपने अलग अलग भाषाएं नहीं होती। राजस्थान कोई मारवाड़ी बोलता है, मेवाड़ी बोलता है, कोई ढूंढाड़ी बोलता है जयपुर में, फिर आगे आप जाओगे कोटा बूंदी में हाड़ौती। तो ऐसे ये भाषाई समुदाय नहीं हो गए क्या? तो वैसे ही ये कह रहा है कि भारत की पूरी टेरिटरी में, भारत के क्षेत्र में कहीं पर भी रहने वाले भारत के नागरिकों का कोई भी समूह है, जिसकी अपनी एक भाषा है, अपनी एक लिपि है, जैसे हिंदी की लिपि होती है ना, देवनागरी लिपि, जिसके माध्यम से वो भाषा लिखी जाती है। तो कोई भी समूह है जिसकी अपनी एक भाषा है या उसकी अपनी एक संस्कृति है, संस्कृति में वही उनके विचार हो सकते हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, उनकी संस्कृति में आपका रहन सहन, खान पान, आपकी जो सभ्यता है, वो सारे कुछ आते हैं। आपकी संस्कृति एक थोड़ा बड़ा शब्द है, सभ्यता में तो वो आती हैं जो आप जो फिजिकल चीजें जो दिखती हैं ना, मतलब आपको सभ्यता का मतलब तो आपको रहन सहन आ गया, आपका खान पान आ गया, आपका जो आर्किटेक्ट है, मतलब जैसे आपके मकान मकान बनाने की स्टाइल है, शैली है। तो जो जो फिजिकल फॉर्म में है, जो दिखती हैं, वो होती है सभ्यता। सभ्यता पार्ट होती है संस्कृति। तो संस्कृति एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है। संस्कृति में केवल यही चीजें नहीं आती हैं कि आपके मकानों की स्टाइल क्या है, आपका आर्किटेक्चर क्या है, आप क्या मतलब क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी चीजों का जीवन में आप लोग उपयोग करते हैं, अपने घरों में क्या क्या चीजें उपयोग होती हैं, ये तो सभ्यताएं। जैसे अपन नहीं पढ़ते थे सिंधु घाटी सभ्यता, तो पढ़ते थे अपन, वहां के मकान ऐसे होते थे, सड़कें ऐसी होती थी, वो सभ्यता। संस्कृति में अपन क्या पढ़ते हैं, संस्कृति इसका बड़ा है, यानी सभ्यता प्लस उनके क्या विचारधाराएं रही होंगी, क्या वो सोचते होंगे, किन चीजों में विश्वास करते होंगे, उनके मेले वगैरह हैं, त्योहार वगैरह हैं, उनके भगवान वगैरह हैं, कौन से देवता रहे होंगे, वो सारी चीजों अगर सभ्यता में जोड़ देते हैं तो फिर संस्कृति आ जाती है। तो ये लो, मैंने तो आपको संस्कृति भी बता दी है। तो कोई भी, ये कह रहा है कोई भी नागरिकों का कोई भी ग्रुप जिसकी अपनी एक भाषा हो सकती है या उनकी अपनी एक कल्चर है, अलग कल्चर है, औरों से अलग कल्चर है, उनका रहन सहन, खान पान, त्योहार, मेले, उनकी मान्यताएं, उनकी विचारधाराएं, उनकी सोच, सब उनका एक अलग है। तो ये कह रहा है कि उन, चाहे वो भले ही छोटे से छोटा हो, चाहे 100 ही लोगों का ग्रुप हो, यानी कि उस समुदाय की आबादी चाहे 100 ही हो, लेकिन उनकी अपनी एक अलग कल्चर है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी वो तो सब थोड़ी सी संख्या में, तो उनको हम दबा दें, उनकी कल्चर को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दें, हम उनको बहुसंख्यक हैं, हम उन पर अपनी कल्चर थोप दें कि कल से तुम्हें ये यही तो विचारधारा अपनानी पड़ेगी, ये त्योहार मनाने पड़ेंगे, तुम्हारी भाषा भी कल से ये होगी, ऐसा नहीं कर सकते।
तो आप सोच के देखो कि हमारे संविधान में जो छोटे से छोटा भी कोई कम्युनिटी है, जिसकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, तो उसको भी पूरी सुरक्षा दी गई है कि आप अपनी उस संस्कृति को बचा सकते हो। कोई आपकी उस संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करे तो 29(1) आपको अधिकार देता है कि सीधे कहाँ जाओ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाओ। अगर इस अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करता है, कौन सा अधिकार? कि कोई भी कम्युनिटी जिसकी अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक भाषा है, उसको बनाए रखने का। तो अब कोई, इसका मतलब क्या है? संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत में इतनी विविधताएं हैं, तो कोई कम्युनिटी, कोई समुदाय इससे बड़ा हो सकता है। कोई भी समुदाय है जिसकी अपनी भाषा है, उसकी किसी की आबादी मान लो 2 लाख है, और वो 2 लाख आबादी वाला है, उनकी भाषा अपनी अलग है, उनकी अपनी संस्कृति है। एक कोई समुदाय ऐसा है जिसकी आबादी मान लो 5,000 ही है। तो इनको ये इनको ये था कि मान लो कल को ऐसी सिचुएशन हो जाए, जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों को दबाना शुरू कर दे, उनके ऊपर अपना कल्चर थोपना शुरू कर दे, तो फिर इनके मन में तो फिर ये गड़बड़ भाव पैदा हो जाएगा, भारत के प्रति थोड़ा अलग ही मतलब परायापन का महसूस होगा, वो असुरक्षित महसूस करेंगे। तो उससे तो देश की यूनिटी खराब हो सकती है ना फिर। तो प्रत्येक कम्युनिटी को, चाहे कितनी छोटी हो, उन सबको अपनी अपनी कल्चर को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। आप किसी दूसरे की कल्चर का नाश नहीं कर सकते, उसको उसमें दखल नहीं दे सकते, उनको दबा नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके भारत के नागरिकों का कोई भी समूह जिसकी अपनी कल्चर है, अपनी भाषा है, उन सबको अपनी अपनी भाषा, अपने अपने कल्चर को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। कोई भी दूसरा जो कल्चरल समूह है, जो सांस्कृतिक समूह है, जो भी समुदाय है, वो किसी भी एक छोटे से समुदाय की संस्कृति को भी दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता, अपनी संस्कृति थोप नहीं सकता। तो बड़ी गजब बात है ये, अपने को लगता है। अब देखो इसमें ऊपर क्या दिया हुआ है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब ये देखो 29 में क्या कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द है क्या? नहीं दिया हुआ। लेकिन इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझो। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक मतलब जो लोग संख्या में थोड़े हैं। तो ये क्या कह रहा है? कौन से थोड़े लोग? जैसे कोई भाषा, एक ही भाषा, मान लो कोई भाषा है, उस भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम संख्या में हैं। या फिर या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कोई एक कल्चर है और उस कल्चर को मानने वाले लोग हैं वो बहुत थोड़ी संख्या में हैं। तो फिर उन लोगों का कल्चर को क्या हम, मतलब संख्या में थोड़े हैं तो हम उनको दबा दें, कुचल दें, उनको खत्म कर दें, उन या फिर उनको अपनी संस्कृति उन पर लाद दें, उनको मजबूर कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो कितना मतलब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। तो इसलिए यहाँ अल्पसंख्यक वर्ड, यहाँ कोई धर्म का मामला नहीं है, इसमें देखो धर्म का कोई नहीं है। यहाँ तो कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है नागरिकों का। तो वो अल्पसंख्यक ही तो हो गया, संख्या में थोड़ा ही तो है। तो यहाँ शब्द एज ए शब्द के रूप में अल्पसंख्यक शब्द नहीं है इसके अंदर, टाइटल में दिया हुआ है बस। तो हमें इसका एक भावार्थ समझना है कि यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब जो जो नागरिक जो थोड़ी संख्या में है लेकिन उनकी अपनी संस्कृति है। तो ऐसे अल्पसंख्यक जो नागरिक समूह हैं, उनको अपनी कल्चर को बचाने का पूरा अधिकार है। आप उनके कल्चर का नाश नहीं कर सकते। इसको हमने 16 में भी डिस्कस किया था। दो क्या कह रहा है? दो कह रहा है राज्य द्वारा पोषित। पोषित का मतलब जो राज्य के पैसे से पूरी तरह से राज्य द्वारा ही चलाई जा रही है, राज्य का ही सारा पैसा उसमें लगता है। तो राज्य द्वारा पोषित, तो पोषण कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो पोषण क्या है? खाना खिला रहा है क्या संस्था को? नहीं। राज्य के द्वारा उस संस्था को, उस संस्था में सारे लोग राज्य के हैं, सरकारी हैं, सारा पैसा उसमें राज्य का ही आता है। तो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को, नागरिक से पता है, ध्यान रखना, केवल, फिर ध्यान रखना, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, धर्म, मूल वंश, जाति
या भाषा, ये चार हैं। इन चार में से किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे को ऐसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन देने से आप मना नहीं कर सकते जो या तो पूरी तरह से सरकारी है। देखो इस लाइन का मतलब सरकारी हो गया, जो राज्य द्वारा पोषित है। तो राज्य द्वारा पोषित का मतलब जो सरकारी पैसे से चलती है पूरी तरह, या ऐसा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है जो पूरी तरह से तो सरकारी पैसे से नहीं चलता है, लेकिन उस स्कूल को चलाने के लिए सरकार की तरफ से भी पैसा मिलता है। तो राज्य निधि, राज्य निधि का मतलब स्टेट फंड, यानी सरकार के खजाने से उस स्कूल के लिए पैसा जाता है। वो स्कूल, उस स्कूल को सरकारी खजाने से सरकारी आर्थिक सहायता मिलती है, उसको कुछ ना कुछ मात्रा में पैसा सरकार देती है। तो ध्यान रखना है भाई, इसको और सीधा सिंपल कैसे करेंगे। जो प्योर सरकारी है ना, उस प्योर सरकारी में इन चार आधारों पर आप किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से रोक नहीं सकते। एक तो ये बात है। या ऐसा स्कूल है, ऐसा कॉलेज है जिसमें पूरी तरह से वो सरकारी तो नहीं है, प्राइवेट है, मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसको सरकार की तरफ से भी पैसा मिलता है, सरकारी सहायता भी उसको सरकार की तरफ से दी जाती है। तो जिन भी स्कूलों में एक पैसा भी अगर सरकार का आ गया तो वो सरकारी सहायता तो आएगी। ये थोड़ी दिया हुआ है कि नहीं 20,000 से ज्यादा सहायता पाने वाले 2 लाख से ज्यादा, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो सर इसमें तो केवल इतना लिखा हुआ है राज्य निधि से सहायता। अब राज्य निधि से कितनी सहायता लिखा हुआ नहीं। तो इसका मतलब राज्य निधि से, राज्य निधि का मतलब सरकारी खजाने से, सरकार के खजाने से, सरकार के द्वारा अगर किसी भी संस्थान को अगर एक चवन्नी भी, एक पैसा भी अगर सहायता के रूप में दिया जाता है, तो वो संस्थान में भी आप धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा, इन चारों में से किसी भी आधार पर उसको एडमिशन देते वक्त भेदभाव नहीं कर सकते। बाकी आधार पर कर लो। देखो केवल है ना, तो ये दोनों मुझे लगता है दोनों ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले में सरकारी, तो सरकारी तो वैसे ही आपके दिमाग में आप बैठा लो, सरकारी में तो भेदभाव का मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो संस्था सरकारी है, तो उसमें तो आप भेदभाव का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सरकारी में भेदभाव होगा तो इसका मतलब सरकार खुद भेदभाव को प्रमोट कर रही है। सरकार खुद कर रही है, सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, राज्य को तो मना है। फिर बात आती है प्राइवेट की। तो प्योर प्राइवेट की तो यहां बात की ही नहीं। ऐसे प्राइवेट जिनको 1 रुपया या एक चौनी या 10 पैसा भी राज्य निधि से मिल रहा है, मतलब राज्य निधि से, सरकारी खजाने से उनको कुछ भी आर्थिक सहायता मिल रही है ना, तो वहां पर भी ये आधारों पर आप डिस्क्रिमिनेशन, अंतर पैदा नहीं कर सकते। आप बच्चों को ऐसा नहीं कर सकते आप फलाने धर्म के हो तो हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते, आप इस रेस के हो, इस मूल वंश के हो, हम आपका नहीं ले सकते, आप इस जाति के हो नहीं, आप इस भाषा समुदाय के हो, आपकी भाषा तो सर ये है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है, पता नहीं, तो आप ऐसे अंतर नहीं कर सकते आप कि आप तो इस भाषा को बोलने वाले हैं, इसलिए हम आपका एडमिशन नहीं, नहीं। बाकी कर सकते हो इसमें, देखो न तो कोई निवास स्थान का दिया हुआ है, न कोई जन्म स्थान का दिया हुआ है, न कोई वंश कर्म का दिया हुआ है। तो कर सकते हो, बाकी बाकी इनके अलावा तो कर ही सकते हो, लेकिन इन आधारों पर नहीं कर सकते। इसका मतलब शिक्षण संस्थान है कोई भी है, सरकार से सहायता उसको मिलती है, सरकार उसको पैसा देती है उस स्कूल को चलाने के लिए। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ के नहीं है तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें निवास स्थान के लिए तो मना नहीं किया गया। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। 29/2 की। तो 29/2 तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा है नहीं, इसमें 29/1 और 2 है। तो 29/1 तो क्या कह रहा है कि भारत में रहने वाले नागरिकों का कोई भी समूह है, तो नागरिक शब्द इसमें दिया हुआ है। तो नागरिकों का कोई भी समूह है जो भारत में रह रहा है, लेकिन उसकी अपनी एक विशेष भाषा है, उसकी अपनी एक लिपि है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, तो ध्यान रखना। तो उसकी अपनी एक भाषा है, उसकी अपनी एक लिपि है, उसकी अपनी एक
सेंस करती है। तो उनको अपनी इन चीजों को बचा के रखने की, इनका संरक्षण करने का पूरा इनको अधिकार है। दूसरा इसमें क्या बोला गया है कि जो भी सरकारी संस्थान जिन जो राज्य से जिनको राज्य चलाता है, या फिर ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनको राज्य से मान्यता प्राप्त है और राज्य से उनको सहायता मिलती है, वित्तीय सहायता मिलती है, तो ऐसे संस्थानों में एडमिशन देते वक्त आप ये चार आधार याद कर लेना, 29(2) के। यहाँ कंफ्यूज बहुत बार होता है क्योंकि 29(2) में अलग है, 15(2) में अलग है, 16(2) में अलग है। तो ये आप याद कर लेना, इसमें ये भाषा नहीं आ जाती है। भाषा क्यों आ जाती है? क्योंकि यहाँ भाषा का डिस्कशन है ना। तो यहाँ भाषा को एक नया जोड़ दिया गया है। तो इन चार आधारों पर किसी भी बच्चे को सरकारी स्कूल में या सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूल में एडमिशन देने से आप रोक नहीं सकते। ये था आपका 29। 30 को देखते हैं, 30 क्या कह रहा है। 30 कह रहा है, 30 का टाइटल ये है, इसका शीर्षक ये है 30 का। 30 कह रहा है जो शिक्षण संस्थान है ना, उनकी स्थापना और उनका प्रशासन, यानी कि शिक्षण संस्थानों को खोलने की और उनको चलाने की अल्पसंख्यकों को पूरी आजादी है। अल्पसंख्यक वर्ग है, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको अपने जो शिक्षण संस्थान है, यानी वो खुद अल्पसंख्यक समुदाय अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है। और उनको केवल खोलने की नहीं, उनको प्रशासन प्रशासन करने का मतलब उसको चलाने की भी उसको राइट है, उसका अधिकार है। तो 30 में 30 में जो पहला क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है भैया। तो अगर आपके प्रश्न आ जाए कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने की और उनको चलाने की आजादी है, ये अधिकार कौन से में है? तो 30 में। केवल इतना आ जाए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, तो 29। जब आपके, या ध्यान रखना है इसको, यहां कंफ्यूज बहुत होते हैं, जब ये आता है अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने, तो अल्पसंख्यक और शिक्षण संस्थान की स्थापना और चलाना, ये अगर शब्द दिखे तो 30। केवल ये दिखे कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो 29। देखो 30 क्या कह रहा है। 30 में इन्होंने साफ तौर पर दो शब्द दे दिए, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग, तो इसमें अल्पसंख्यक वर्ग भी है, को अपनी रुचि की, यानी अपनी रुचि की मतलब अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको लगता है कि मैं ऐसा शिक्षण संस्थान खोलना चाहता हूं जहां पर मैं मेरे धर्म की शिक्षा बच्चों को देना चाहता हूं, अपनी रुचि की। तो अपनी रुचि की तो मतलब मान लो उनकी रुचि है अपने धर्म को पढ़ाने वाले शिक्षण संस्थान खोलने की, तो खोल सकते हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है भाई। आप सामान्य जो एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट जो पाठ्यक्रम तय करती है, वो तो खोल ही सकते हैं, उसमें तो कहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग को ये लगे कि नहीं हमें तो, वरना तो फिर हमारे धर्म को नुकसान हो सकता है, हमारे बच्चे कैसे धर्म के बारे में जानेंगे, तो हम तो हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म की जो शिक्षा है उसको देने के लिए हम अपने शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं, तो खोल सकते हैं। ये 30(1) कह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। 30(1) ने ये जरूर कह दिया कि अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक दो आधार पर हम अल्पसंख्यक को देखते हैं। अल्पसंख्यक दो आधार पर बन सकते हैं, या तो आप धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, या फिर आप भाषा के आधार पर। केवल दो ही आधार हैं अल्पसंख्यक होने के, ये ध्यान रखना है इसमें। कोई कहीं कल को कोई तीसरा कोई ऐसे ही डाल दे कुछ भी कि संस्कृति के आधार पर, मान लो कंफ्यूज करने के लिए डाल दे कि धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को, तो संस्कृति संस्कृति का कोई नाम ही नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। केवल 30(1) में केवल दो ही आधार पर अल्पसंख्यकों की बात की गई है, या तो आप धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, या फिर तो आप भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। तो धर्म और भाषा के आधार पर मान लो आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के लोग उस एरियाज में कम संख्या में और धर्मों की तुलना में, तो आप अल्पसंख्यक होगे। आपकी संख्या थोड़ी है तो आप अल्पसंख्यक होगे।
मान लो आप किसी एक भाषा को भाषा आप बोलते हैं, आप आपको वो भाषा को आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसी भाषा में आप अपना बोलचाल करते हैं, उसी भाषा में संवाद करते हैं। जैसे पंजाब में आपको पता है, जैसे पंजाबी भाषा चलती है, पंजाबी बोलते हैं लोग। तो भाषा के आधार पर भी तो समुदाय हो सकते हैं। तो कोई भी भाषाई समुदाय है, कोई एक भाषा को बोलने वाला कोई भी लोगों का ग्रुप है, अगर वो जो भाषाई समुदाय है उस एरिया में जो अन्य जो भाषाओं को बोलने वालों की तुलना में थोड़ी संख्या में है, तो वो हो गया अल्पसंख्यक। किस आधार पर हो गया? भाषा के आधार पर। तो आप दो ही आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हो, या तो आप धर्म के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर। धर्म का मतलब आपके उस धर्म को धर्म के लोगों की संख्या अन्य धर्म के लोगों की तुलना में कम है, तो आप हो गए धार्मिक अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक कौन है? उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो भाषा की तुलना में आपकी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, तो आप भाषाई अल्पसंख्यक होगी। और इन दोनों ही अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, अपने रुचि के शिक्षण संस्थान जहां पर वो अपने धर्म की शिक्षा देना चाह रहे हैं, वहां पर पर्टिकुलर वो अपनी जो संस्कृति है, अपनी भाषा है, उनको पर्टिकुलर वो चाहते हैं कि कहीं उनकी भाषा, उनका धर्म कहीं खतरे में ना पड़ जाए, उसका अस्तित्व कहीं संकट में ना पड़ जाए। तो हम चाहते हैं, हम अपने ऐसे शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं जहां पर हम अपनी भाषा हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो भाषा फिर आगे बढ़ती चली जाए। हम अपने धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे हम उस धर्म से अवगत हों, जानकार हों। तो ये कह रहे हैं आप खोलो, कोई दिक्कत ही नहीं। आप शिक्षण संस्थान स्थापना करो और प्रशासन उनको चलाओ, चलाने का भी अधिकार। केवल ऐसा नहीं है आपने स्थापना कर दी फिर सरकार चलाएगी, नहीं, आप चलाओ। ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। इससे देखो, इससे कल को ये भी तो एतराज नहीं है कि नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि चलो आपने ऊपर तो ये कह रहे हो कि आपको अपनी संस्कृति का और ये बनाए रखने का अधिकार है, तो बनाए रखने का बना के कैसे रखें? आप कह रहे हो कोई भी दूसरा जो समुदाय है वो आपकी संस्कृति में दखल नहीं दे सकता, आपकी संस्कृति को हानि नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं कर सकता। आप अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, पूरा अधिकार है। तो संरक्षण कैसे होगा? संस्कृति को आपको अगली पीढ़ी को भी तो बताना पड़ेगा। भाई आपके धार्मिक मूल्य हैं, आपके धर्म की एजुकेशन है, आपका धर्म क्या कहता है, क्या शिक्षाएं हैं, आपके धार्मिक गुरुओं ने, आपके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन में क्या आदर्श होने चाहिए, किस तरह का हमें जीवन यापन करना चाहिए, वो सारी चीजें धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई। तो वो जो संस्कृति है, जिस जिस आप धार्मिक जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसार आप अपना जीवन जीते हैं, उस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक हमें लेके जाना है। तो अगली पीढ़ी तक लेके जाने का मतलब उनको सिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो कल्चर बचेगा। वरना हो सकता है अगली पीढ़ी के लोग आपका कल्चर पीछे छूट जाए, नए कल्चर से प्रभावित हो जाए। तो उनको फिर आपको ही लगेगा कि सर वो वाली बात तो पूरी तब हो जब ये अधिकार हो कि ये अपने शिक्षण संस्थान खोल लें। तो देखो 30 एक में दे दिया इनको अधिकार। इनको कहा गया ठीक है, आप जो धार्मिक और जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, केवल दो ही ये क्योंकि इन्हीं को तो डर रहेगा यार, हमारा मतलब हम तो हमारे धर्म के लोग कम हैं, तो कल को तो हमारे धर्म संकट में पड़ सकता है, खतरे में पड़ सकता है हमारा धर्म। तो हमें हमारे धर्म को पढ़ाने का भी तो अधिकार होना चाहिए, और पढ़ाने के लिए हमें शिक्षण संस्थान। तो बोले ठीक है, आपको दे देते हैं। तो इसमें आपको 30 में दो बातें, एक तो ये कि जो अल्पसंख्यक हैं वो किन किन आधारों पर 30 में बताए गए हैं, तो धर्म और भाषा अल्पसंख्यक वर्ड है। क्या करने का अधिकार दिया गया है 30 एक में? जो भी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको शिक्षण संस्थान की स्थापना एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, मतलब इनकी स्थापना और इनका प्रशासन अधिकार है। ठीक है। 44वां क्या कह रहा है? 44वां आपको पता है 78 में है। उसमें 30 में एक नया खंड जोड़ा गया, 1A नाम से। अब देखो ध्यान रखो, यहां पर वन के आगे ये नहीं है ए, छोटे वाला ए नहीं है, छोटी एबीसीडी वाला, स्मॉल लेटर नहीं है, कैपिटल ए है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये पूरा पूरा नया अनुच्छेद नहीं है। अनु अनुच्छेद तो वही है। कौन सा? 30। 30 का खंड कौन सा है? एक। अब इनको एक नया खंड जोड़ना था,
तो नया खंड जोड़ना था तो आप कर दोगे सर, दूसरो जोड़ लेता, तीसरो जोड़ लेता, चौथो जोड़ लेता। और इस अगर इसको एक के अंदर ही जोड़ना था कोई नया उपखंड, तो इसके आगे लिख देता 30 1 A, 30 1 B, ऐसे कर देता। ये कैपिटल का क्या लोचा है सर, ये कैसे कर दिया इन्होंने कैपिटल क्यों? कैपिटल का ये है कि ये जो एक है ना, एक ये तो ठीक है चलो, फिर एक के नीचे जोड़ा गया 1 A, तो एक साथ में है। इसका मतलब ये जो खंड जोड़ा गया, नया नया जो हिस्सा जोड़ा गया, ये हिस्सा अपने आप में थोड़ा स्वतंत्र किस्म का भी है, लेकिन है ये ए से जुड़ा हुआ। इसलिए तो जो भी कोई अपने आप में थोड़ा स्वतंत्र हो, जैसे हमने ये पढ़ा है, हमने ये यहीं से पढ़ा है कि भाई ए जहां भी अपन ये जोड़ते हैं ना, जैसे 21 A, तो इसका मतलब सर बड़े ए का मतलब है कि आपने कोई नया आर्टिकल जोड़ा है। और जब छोटे वाला जोड़ते हैं तो इसका मतलब किसी आर्टिकल के अंदर आपने कोई खंड या उपखंड जोड़ा है। यही हमने पढ़ा है। ये जो बड़े वाला ए है, इसका मतलब ये है कि इसका ए कोई भी बड़े बड़े अक्षर का मतलब है कि वो अपने आप में एक अलग है, स्वतंत्र है हिस्सा। तो ये भी हिस्सा अपने आप में एक स्वतंत्र हिस्सा है, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। ये ए से कनेक्टेड है लेकिन ए के अधीन नहीं है। फर्क ये हो गया ना, ये ए के नीचे नहीं है, अधीन नहीं है, वरना अधीन होता तो इसको छोटे वाला बना देते। तो हमने क्या किया, 1 A। तो ये ए, ये बता ए से क्या क्या भाव निकलेगा, ए से ये निकल रहा है कि भाई ये अपने आप में एक स्वतंत्र किस्म का तो है, लेकिन चूंकि इसके साथ में एक है इसलिए एक से जुड़ा हुआ है। तो चलो 1 A आया, एक नया खंड आ गया ए के जस्ट नीचे। ये कब आया, 78 में। तो एक बार फिर से आप सभी का पुनः स्वागत। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 30 के बारे में। 30 के हमने खंड एक को समझ लिया, और उसके बाद में एक नया खंड जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन से। मोरारजी देसाई की उस समय सरकार हुआ करती थी देश में, तो उस सरकार ने ये संशोधन किया था, और इस संशोधन से एक नया खंड 30 1 के जस्ट नीचे जोड़ दिया गया है 1 A नाम से। ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से ये देख लो आप, आपने जो ये कह रहा है कि आपने जो इनको अल्पसंख्यकों को अपने जो स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी क्योंकि इसमें नाम तो पर्टिकुलर है नहीं, शिक्षण संस्थान तो जहाँ पढ़ाया जाता है वो शिक्षण संस्थान है, तो स्कूल है कॉलेज है, तो ये साफ कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि आपके जो भी शिक्षण संस्थान है जो अल्पसंख्यक वर्ग ने खोले हैं अपने धर्म के बारे में, उनके धर्म के बारे में एजुकेशन देने के लिए, तो ये कह रहा है कि आप अपने शिक्षण संस्थान खोलो और उनको चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खोलो और चलाओ। अब आपने जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसने अपना शिक्षण संस्थान खोला है, तो उस शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए आपने कोई जमीन भी ली होगी जो उस शिक्षण संस्थान के नाम होगी। तो आप क्योंकि जो संस्थान खोला है, स्कूल खोला है, कॉलेज खोला है, तो जमीन पर खोला है, तो उसके पास जो जमीन है। अब देखो, आपको एक तरफ ये जो 30 A क्या कह रहा है, आप अपनी रुचि का, यानी जो भी अल्पसंख्यक जो वर्ग है, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उनको अपनी रुचि का जो भी उनका इंटरेस्ट है, जैसे मान लो कोई धर्म का एजुकेशन देने वाला आप कोई शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हो तो खोल लो, ठीक है, खोलने का और चलाने का अधिकार है। अब यहां पर है ना, उस समय जब अपन 31 पढ़ेंगे ना तो अपने समझ में आएगी कि उस समय स्थितियां क्या थी। उस समय आप 31 वाला जो था ना, 31 में एक शब्द चला करता था क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, मुआवजा, जिसको आजकल अपन कहते हैं ना, फसल खराबा, फसल वगैरह खराब होती है
तो फिर ये मुआवजे का बड़ा जिक्र आता है कि फसल खराब हो गई है तो सरकार को किसानों की हेल्प करने के लिए, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए मुआवजा देना चाहिए। तो एक शब्द वहां पर चलता था, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, जिसको हम मुआवजा कहते हैं। तो मुआवजा एक शब्द था वहां पर, क्षतिपूर्ति जिसको लिखा हुआ था। तो उस शब्द की वजह से बड़ी काफी सरकार के बीच में और न्यायपालिका के बीच में उस शब्द की व्याख्या को लेकर के बहुत तनाव उभरा था कि भाई क्षतिपूर्ति का मतलब क्या, कितना पैसा, अगर किसी को नुकसान हो तो कितना पैसा दिया जाए। क्योंकि आपको एक एक बात आपको समझनी है कि जब अपने देश में पुराने टाइम में जब जमींदारी प्रथाएं हुआ करती थी, और हम पढ़ के आए हैं, जब 31A पढ़ रहे थे हमने शुरुआत में, कि जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद में सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जमीन के लेवल पर कि किस तरह से चीजों को सेटल किया जाए, किस तरह से समानता लाई जाए। जो आप बहुत सारे ऐसे संसाधन है, भौतिक संसाधन है, जमीन है, जिनके ऊपर कुछ एक लोगों का ही कब्जा है, खेती बाड़ी भी कोई और ही कर रहा है, बाकी की स्थिति भूमिहीन जैसी है, तो वो लोग कमा के ही औरों को देते हैं, उनके पास खुद के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये समाज में समानता कैसे लाई जाए, समाज में न्याय कैसे लाया जाए। तो हम उसके लिए पढ़ के आए हैं कि सरकार के द्वारा भूमि सुधार कानून वगैरह लाए गए थे, ऐसा अपन ने पढ़ा है, याद आ रहा हो तो, कि ताकि जिन लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा है उनकी जमीन सरकार ले और फिर वो भूमिहीनों में बांटे, ताकि सामाजिक न्याय आए, उनके पास भी संसाधन हो। क्योंकि खेती तो वही करते हैं, जब उनके पास अपनी जमीन होगी तो और ज्यादा इंटरेस्ट लेके खेती करेंगे वो। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, जैसे मान लो जमीन किसी की ली सरकार ने, तो जमीन ली तो वो भी उस जमीन का पैसा तो मांगेगा, ऐसे थोड़ी आप किसी की जमीन छीन लोगे। तो सरकार ने मान लो किसी से उसकी जमीन छीन ली, ऐसे तो खुद तो दे नहीं रहा था, सरकार ने कहा हम तो जमीन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से रोड निकालनी है, यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, कोई भी सार्वजनिक पर्पज की कोई चीज हमें बनानी है। तो अगर आपने उससे जमीन ली है तो उसको आपको मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजे का मतलब उससे आप उसको तो नुकसान हुआ ना, उसकी जमीन तो अब आपकी होगी, पहले मान लो उस पर वो खेती कर रहा था, बहुत पैसा कमा रहा था, आपने वो जमीन ले ली, तो अब उसको जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति करनी पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, यानी मुआवजा। तो अब वो मुआवजे में वो कितना पैसा गवर्नमेंट उसको दे, तो इसको लेकर के बहुत चला था न्यायपालिका और सरकार के बीच। सरकार, मान लो कोई जमीन है, जैसे मान लो उसका मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट में उसका भाव क्या चल रहा है, मान लो कोई जमीन है उसका मार्केट में वैल्यू चल रहा है 50 लाख, मतलब उसी जमीन को अगर किसी व्यक्ति की जो जमीन है उसकी मार्केट में, बाजार में अगर उसको अपन बेचने जाएं किसी व्यक्ति को, तो उसका भाव है 50 लाख। अब उसी जमीन को गवर्नमेंट ने किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ले लिया कि साहब यहां से सड़क जाएगी तो आपकी जमीन तो हमें लेनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट ने उसको दे दिया कि सरकारी रेट के हिसाब से इसके 20 लाख बनते हैं। तो बताओ, वो बेचारा आदमी तो मारा गया ना। वो अगर मार्केट में, बाजार में किसी और व्यक्ति को बेचता तो 50 लाख मिलते, गवर्नमेंट ने उसको 20 लाख ही दे दिया। तो इसको लेकर के बड़ा चला था कि आखिरकार ये जो क्षतिपूर्ति के लिए जो राशि दे रहे हो, जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो आप राशि देते हो, रकम देते हो, जो पैसा देते हो, वो क्या ऐसे ही गवर्नमेंट अपने हिसाब से कितना भी दे सकती है, कि कुछ तो होना चाहिए इसका भी, कि हाँ बाजार में इतनी रेट चल रही है तो इतना पैसा तो मिले, या ऐसे ही सरकार कल को कभी नहीं मैं तो 5 लाख ही देंगे, हमारे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, तो ऐसे तो बेचारा वो व्यक्ति तो मारा गया भी। तो इसको लेकर के बड़ा खींचतान चली थी, जो हम 31 में पढ़ेंगे, कि आखिरकार क्षतिपूर्ति के रूप में कितना पैसा गवर्नमेंट उसको दे। तो उसी दौरान फिर हम 44वां भी ये संविधान संशोधन भी डिस्कस करेंगे कि 44वें में फिर क्या चेंज हुआ, क्षतिपूर्ति शब्द को बदला गया कि उसकी जगह क्या नया शब्द लेके आए, क्या कुछ। तो उसी 44वें के दौरान जब ये संपत्ति, बार बार ये बात आ रही थी, संपत्ति का गवर्नमेंट अधिग्रहण कर सकती है। अधिग्रहण तो समझते हो, मान लो कोई जमीन, जैसे मान लो मेरी है, उस जमीन को गवर्नमेंट ने कोई सरकारी काम के लिए अपने अधिकार में ले लिया, अब वो सरकार की जमीन होगी, सरकार ने, सिंपल भाषा में समझो, पहले वो मेरी जमीन थी, अब सरकार ने उस जमीन को खरीद लिया। अब खरीदने के लिए पैसा कितना देगी, क्या देगी, वो बाद का विषय है, लेकिन अब वो जमीन किसकी कहलाएगी, सरकार की। तो इसको हम कानूनी रूप में जो शब्द चलता है,
वैसे तो अपन जब आपस में बेचते हैं तो खरीदते बेचते सब यूज करते हैं, लेकिन जब सरकार किसी से जमीन लेती है तो उसको बोलते हैं अधिग्रहण करना। तो अधिग्रहण का मतलब सिंपल भाषा में अपन सोच सकते हैं कि सरकार ने किसी व्यक्ति से उसकी जमीन ले ली है। तो कहने का मतलब यह है कि जब सरकार किसी व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण करे, तो ये जो जब अधिग्रहण करती है किसी भी संपत्ति का, तो उसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजे में उसको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो ये संपत्तियों की जो बात हो रही थी, जब भूमिपतियों से जो भूमियां ली जा रही थी, भूमिहीनों को दी जा रही थी, तो सवाल यही तो पैदा हुआ था कि ये संपत्ति लेने पर आप उसको कितना पैसा उसको मिलना चाहिए, कितना मुआवजा उसको मिलना चाहिए। तो उसी दौरान फिर ये भी सवाल उठ गया कि मान लो किसी अल्पसंख्यक, क्योंकि ये 29 और 30 में आपको अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार है, तो किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के पास कोई जमीन है, अब वहां से मान लो कोई सड़क निकालनी है, तो सड़क निकालनी है, तो सड़क निकालनी है, तो वो जमीन तो गवर्नमेंट उसको तो उसका अधिग्रहण करेगी, गवर्नमेंट अपने नियंत्रण में लेगी, उसको गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेगी। तो मान लो किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की कोई जमीन जब गवर्नमेंट उसको अपने कब्जे में ले, तो सवाल तो फिर वही था जैसे भूमिपतियों की जमीन गवर्नमेंट ले रही थी। तो सवाल तो यही आ रहा था कि मुआवजा कितना होना चाहिए, और मुआवजा तय कैसे होगा। गवर्नमेंट क्या अपने हिसाब से कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा दे करके कह सकती है कि हमने तो जो हो सकता था वो सर हमने तो कर दिया, हमारे पास तो इतना ही खजाने में था, हमने तो खूब खर्च करके दिया, इससे ऊपर हम दे नहीं सकते। या फिर इसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने होंगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, ऐसे तो कल को सरकार मान लो किसी आदमी की जिसके साथ थोड़ी सी भी उनकी अनबन हो उससे जमीन ले ले और उसको कह दे तुम्हें तो ये 2 लाख ही देंगे, तो ऐसे ऐसे कर सकती है क्या। तो फिर ये बात तो जब आप किसी औरों की संपत्ति लेते हो फिर मुआवजे का प्रश्न आया, तो ऐसे तो किसी अल्पसंख्यक वर्ग की कोई शिक्षण संस्थान की जमीन भी तो ले सकते हो आप। तो जब उसकी जमीन लो तो भी फिर सवाल कई उठेंगे, तो फिर उस शिक्षण संस्थान को आप पैसा कितना दोगे, प्रश्न तो उठेगा। अब प्रश्न यही उठ रहा है कि मान लो कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है और उसकी संपत्ति गवर्नमेंट को लेनी पड़ी, कोई भी सार्वजनिक पर्पज से लेनी पड़ी, तो ऐसे में जब आप उसकी संपत्ति लेते हो, तो अब उसकी संपत्ति जब आपने ली, तो उस संपत्ति को लेने पर उस शिक्षण संस्थान को आप पेमेंट क्या ऐसे ही नाम मात्र का ही कर दोगे। मान लो कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग ने खोली है, कोई स्कूल खोल रखी है, उसके पास बहुत सारी जमीन है। अब उस जो जमीन है उस जमीन का हो सकता है वो किराए पर भी उसने दे रखी हो और उससे उसको पैसा वैसा आता हो और वो अपनी चला रखी हो उसने अपनी शिक्षण संस्थान को, ऐसे समझो आप। अब मान लो उसमें से 5 बीघा 2-3 बीघा में उसका वो स्कूल का परिसर वगैरह है, बाकी ग्राउंड वगैरह और वो सब बना हुआ है। अब क्या हुआ कि जो बाकी 10-15 बीघा जमीन थी जो उस स्कूल के नाम थी, उस जमीन से रोड निकालनी थी, तो अब उसको गवर्नमेंट को लेना है। तो अब वो जो है तो वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की नाम जमीन है। तो अब वो जो जमीन जो गवर्नमेंट लेगी तो गवर्नमेंट उसको कितना पेमेंट करेगी, कितना पैसा देगी। अब मान लो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ने 15 बीघा ली और 15 ही लाख दे दिए, नाम मात्र का दे दिया बस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि वो जो आदमी था, जो अल्पसंख्यक जिसने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोल रखी थी, वो अपनी उस प्रॉपर्टी से भी, वो प्रॉपर्टी उसको मदद कर रही थी शिक्षण संस्थान के प्रशासन में चलाने में, क्योंकि वो उसको चलाने के लिए तो उसको पैसों का इंतजाम चाहिए, वहां के कार्मिकों को पैसा देना और सारी सुविधाएं हैं, स्कूल में बहुत सारी चीजें हैं, उनका प्रबंध करना, उनमें पैसा लगता है। तो वो उस संपत्ति से क्या हो रहा था, उसको वो अपनी उस स्कूल को चला रहा था, उसमें मदद मिल रही थी। आपने क्या किया, उसकी सारी संपत्ति ले ली, संपत्ति ले ली, नाम मात्र का पैसा दे दिया। तो अब आपको नहीं लगता कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से आपने उसके जो संस्था के चलाने के अधिकार को सीधे तो खत्म नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्षली तो खत्म कर ही दिया। क्यों, क्योंकि उसको पैसे की मार तो मार ही दिया हमने। अब उसके पास जो मान लो संपत्ति थी, तो संपत्ति से वो पैसा भी कमा रहा था और उस कमाई से वो स्कूल, वो शिक्षण संस्थान चला रहा था, स्कूल चला रहा था। अब उसकी, हमने थोड़ा सा पैसा दे दिया, तो कितने दिन चलाएगा वो।
थोड़े दिन चला लेगा, फिर बंद करनी पड़ेगी उसको। तो एक तरह से आप 30 एक में तो कह रहे हो आप संस्थान खोलो और चलाओ, पूरा अधिकार है। दूसरे साइड से ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी संपत्ति ले ले। संपत्ति ले ले तो उनके चलाने के अधिकार को तो आपने एक तरह से खत्म ही कर दिया, या यूं कहें चलाने के अधिकार को आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया, सीमित कर दिया। तो एक तरह से एक हाथ से हमने अधिकार दिया, दूसरे हाथ से हमने संपत्ति लेके उस अधिकार को छीन लिया, कह सकते हैं। तो फिर इसमें पुख्ता इंतजाम किया गया कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है और उसकी आप प्रॉपर्टी का अर्जन करते हो, देखो ये लिखा है ना, अर्जन का मतलब सरकार अनिवार्य अर्जन के लिए, मान लो कोई उस शिक्षण संस्थान की संपत्ति है और उसको सरकार ले रही है, तो उस संपत्ति को लेने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। यानी ऐसे ही नहीं है कि सरकार मान लो कलेक्टर साहब ने आदेश निकाल दिया सीधा ही बिना कानून के ही और अपने हिसाब से ही मान लो उस संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है। कलेक्टर साहब अगर आदेश भी निकालेंगे तो पहले कानून बना हुआ होना चाहिए, कानून के अनुसार ही प्रक्रिया को पूरा करते हुए वो जमीन का अधिग्रहण होगा। तो मान लो शिक्षण संस्थान है, अल्पसंख्यक वर्ग की है, उसकी संपत्ति ले रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को वो संपत्ति लेने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो कानून, यानी कानून के अनुसार ही संपत्ति ली जा सकती है, ठीक है। ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत, अब देखो ये आ गई। अब जो आपको वो जो संपत्ति है वो कानून बना के लेनी पड़ेगी, और उसी कानून में आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि जब आप इनकी जो संपत्ति लेते हो, उनका अधिग्रहण करते हो, तो उसके बदले में उनको जो पैसा दोगे, जो नुकसान की भरपाई के लिए, क्षति की पूर्ति के लिए जो आप पैसा दोगे, तो वो जो आप पैसा देते हो वो कहीं इतना कम मत दे देना कि, देखो नीचे देखो, कहीं इतना कम मत दे देना कि प्रत्याभूत अधिकार, प्रत्याभूत अधिकार का मतलब 30 एक में जो गारंटेड अधिकार है ना संस्था स्थापित करने का और प्रशासित करने का, कहीं वो अधिकार ही निर्बंधित हो जाए, वो अधिकार ही निराकृत ना हो जाए। निराकृत निर्बंधित का मतलब ऐसे मान लो कि वो अधिकार ही का ही आप गला न घोट दो, वो अधिकार नाम का ही नहीं रह जाए, वो अधिकार को ही आप खत्म ना कर दो, कहीं इतनी सी रकम मत दे देना। बात समझ में आ रही होगी। मान लो सरकार ने कानून बना दिया, सरकार ने कहा 1 बीघा जमीन होगी उसके मैं तो 1 लाख ही दूंगा, सपोज करो ऐसा कानून बना दिया। अब अल्पसंख्यक वर्ग की कोई 1 बीघा जमीन थी जहां पर उसने शिक्षण संस्थान खोल रखी थी। अब उस शिक्षण संस्थान को वहां पर से मान लो को सड़क जानी थी, और उसके लिए आपने उस शिक्षण संस्थान वाली जमीन का क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। और आपने क्या कर दिया, कहा ये लो साहब, कानून में लिखा हुआ 1 लाख, या कानून में नहीं लिखा हुआ लेकिन कानून ने ये तय कर दिया, देखो ये लिखा हुआ ना, या तो कानून में लिखा हो या विधि द्वारा नियत या उसके अधीन, मतलब या तो कानून सीधे लिख दे, लेकिन कानून में ऐसे मोस्टली लिखा नहीं जाता, कानून बता देता है कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले से आप रेट तय कर लेना, फिर उस फार्मूले से कार्यपालिका रेट तय करती है और फिर वो पैसा देती है। तो मान लो लिखा हुआ है कानून में कि 1 लाख देना है। अब बताओ, ये तो बेचारे मारे गए, आपने 1 बीघा जमीन थी जिसमें उनकी बिल्डिंग भी बनी हुई थी, आपने वो जमीन ले ली, 1 लाख रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया। तो 1 लाख रुपया देने से क्या वो दोबारा शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग खोल लेगा, दोबारा चला लेगा क्या? तो एक तरह से 30 एक में जो आपने अधिकार दिया था, जिसकी गारंटी दी थी कि आप अपनी संस्थान खोल सकते हैं और चला सकते हैं, तो यहाँ आपको नहीं लगता बिल्कुल कम सी रकम देने से उसकी, मान लो उसकी शिक्षण संस्थान बच गई हो, बाकी प्रॉपर्टी ले ली गई हो, तो अब चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो वो बेचारा चलाएगा कैसे? वो शिक्षण संस्थान भी उसी संपत्ति में थी और वो पूरी संपत्ति रास्ते में आ रही थी, तो उसको पूरे को ही आपने ले लिया, मतलब वो कोई सार्वजनिक पर्पज के लिए। तो अब वो उसको दोबारा से खोलने के लिए भी तो पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, और आपने इतनी सी कम रकम दे दी, तो उस कम रकम से तो बताओ उसके खोलने का और चलाने का दोनों अधिकार गए कि नहीं गए? तो भले इसका मतलब वो कागजों में ही रह जाएंगे, फिर व्यवहार में वो अधिकार कैसे मिलेंगे? तो ये 44 लाया गया। 44 ने एक तरह से और ज्यादा सुरक्षा दे दी कि नहीं दे दी? 44 ने तो पुख्ता कर दिया कि आप जैसे औरों की संपत्ति लेते हो, ऐसे ही अगर आपको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति भी लेनी है ना, तो ऐसा नहीं है कि ठीक है आप विधि बना के वो संपत्ति का अधिग्रहण तो कर सकते हो,
लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, उस विधि में ऐसा नहीं है कि आप नाम मात्र की ही रकम देने का प्रावधान कर दो कि हम तो इतनी सी ही रकम देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा करोगे तो 30(1) में जो आपने शिक्षण संस्थान खोलने का चलाने का अधिकार दिया था, वो अधिकार खत्म हो जाएगा फिर। उस अधिकार का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक हाथ से 30(1) से दे रहे थे, और अगर ये प्रावधान नहीं किया जाता, मान लो ये 44वां नहीं किया जाता, तो इस तरह से वो अधिकार क्या रहता, नाम मात्र का नहीं रहता क्या? तो 44वें संविधान संशोधन ने 30(1) के अधिकार की जो गारंटी थी ना, उसको सोच के देखो पुख्ता कर दिया, और ज्यादा ये अधिकार को मजबूत बना दिया। क्योंकि ये संपत्ति वाला उस टाइम बहुत चल रहा था, संपत्तियों का अधिग्रहण कर रही थी गवर्नमेंट सार्वजनिक पर्पज से। तो फिर ये आया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई गवर्नमेंट मान लो पर्टिकुलर किसी अल्पसंख्यक वर्ग की जो जमीन है उसका अधिग्रहण करे। तो मतलब अपने संविधान का यही तो बढ़िया है कि कहीं कोई जो हाँ ये लगे ना कि यहाँ डाउट हो सकता है, संभावित ये ऐसा हो सकता है, सारी जड़ से ही खत्म कर दो। तो यहाँ डाउट था कि मान लो कल को कोई सरकार ऐसा कर दे कि पर्टिकुलर एक तरफ तो अधिकार दे दे, दूसरी तरफ इस तरह के अधिकार छीनने वाला सा काम कर दे, तो संविधान में पहले ही प्रबंध कर दिया ना, ऐसी संभावना छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसा हम कोई मौका ही नहीं देंगे। तो उन्होंने कह दिया संपत्ति अगर लेनी भी पड़े तो संपत्ति के लिए आपको इतनी तो रकम देनी ही देनी पड़ेगी, जिससे कि 30(1) वाला अधिकार उनका डिस्टर्ब ना हो। और 30(1) क्या कह रहा है? संस्थान चलाने का। तो इसका मतलब साफ था, अगर संपत्ति आपको लेनी भी है तो उनको अच्छी रकम देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है नाम मात्र किसी दे दो तो फिर वो संस्थान कैसे तो स्थापित करेंगे, कैसे चलाएंगे, कोई मतलब ही नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब था कि रकम आपको अच्छी देनी पड़ेगी। रकम अच्छी का मतलब रकम आपको बाजार मूल्य के अनुसार देनी पड़ेगी। बाजार में जो जमीन का भाव है, संपत्ति का जो भाव चल रहा है, उसके अनुसार आपको उसकी रेट देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है आप कोई भी खाना पूर्ति वाली थोड़ी सी रकम दे करके ही ऐसे कह दो नहीं ये तो विधि में लिखा हुआ था, हम क्या करें। नहीं नहीं, विधि भी आपने ही बनाई है, और इसमें संविधान में ही लिख दिया गया है कि ऐसी विधि में ऐसी रकम नहीं लिख सकते जिससे कि ये 30(1) डिस्टर्ब हो जाए। तो इस 44 ने ये काम कर दिया। ये आर्टिक ये हम दोबारा भी आगे भी पढ़ेंगे जब 31 पढ़ेंगे तो। मुझे लगता है अब ये 1A वाला भी आपके इसके पीछे का जो दर्शन है ना, फिलोसॉफी है कि क्या सोच के ये 1A डाला होगा, वो अपन ने क्लियर कर लिया। तो अब आना आपको ऐसे रट्टा टाइप सा फील नहीं होगा कि आपको लगे हाँ इसके पीछे ये सोच रही होगी सर। तो मतलब इस हिसाब से इसको इस नए खंड को जोड़ा गया है, यही सोच के जोड़ा गया है, ये इंतजाम किया गया है। एक तरह से आप ये सोच के देखो कि अल्पसंख्यकों को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो कि ये देश उनका नहीं है। मतलब अल्पसंख्यकों के मन में बिल्कुल भी ये भाव ही नहीं आए, कि परायपन वाली उनके अंदर भावना नहीं आए। उन्हें ये लगना चाहिए कि संविधान जितना औरों का है उतना ही हमारा है। उतना ही नहीं, उससे भी ज्यादा है। संविधान में तो अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल 29 और 30 के हैं, अल्पसंख्यकों के लिए ही तो है, कि वो संख्या में थोड़े हैं औरों की तुलना में। तो उनके मन में इस तरह की असुरक्षा की भावना आ सकती है। उनको लग सकता है कि यार और धर्म वाले बहुसंख्यक हैं, तो कल को हमें दबाएंगे, हम पर बहुत सारी चीजें बाध्य कर देंगे, थोप देंगे, हमारा क्या होगा, इस तरह की भाव आ सकते हैं। तो इस तरह के भाव आए ही नहीं, उसके लिए संविधान में पहले ही पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। और ये दो मूल अधिकार तो अल्पसंख्यकों को ही समर्पित हैं, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से जोड़े गए हैं, ताकि उनके मन में इस तरह का कोई भाव ही नहीं आए। और उनको फिर, क्योंकि इस तरह के भाव आने का मतलब ही क्या है, देश की यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है फिर। क्योंकि फिर वो उनमें परायपन का भाव आने लग जाता है, उनको ये लगने लगता है या नहीं ये देश तो मतलब हमारा अपना नहीं है, ये हमारे बारे में ऐसे सोच नहीं रहा। तो इस तरह का भाव आए ही नहीं, उससे पहले ये हमने इसमें 29 और 30 में इस तरह के प्रबंध कर दिए गए, ताकि अल्पसंख्यकों को ये परायपन वाली फीलिंग नहीं आए, उनको भी ये लगे कि ये देश जितना औरों का उतना ही हमारा है। तो ये सोच करके ये सारी चीजें डाली गई थी। तो ये लिखने में है ना, सब्जेक्टिव में बड़े आते हैं कि ऐसा क्यों किया गया होगा, इसके पीछे क्या सोच रही होगी, तो सोच यही रही होगी। अब देखो दो, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में, जो भी शिक्षण संस्थान है ना, उनको सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर अंतर नहीं कर सकता
अब ये देखो, दो दो भी बड़ा सिंपल है। दो क्या कह रहा है? मान लो सरकार शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता दे रही है, मतलब पैसा दे रही है उनको, ताकि उनको चलाना आसान हो जाए, चलाने में दिक्कत नहीं आए, ये शिक्षण, ताकि एजुकेशन को बढ़ावा मिले, सब पढ़ लिखे। तो केवल भाई, जब और शिक्षण संस्थान भी खुलेंगे, केवल सरकार ही तो अपने दम पर सारे शिक्षण संस्थान खोल के सबको तो पढ़ा लिखा नहीं सकती। तो उन्होंने कहा आप खोलो, आप चलाओ, हम आपको सहायता दे देंगे। तो ये कह रहा है कि जो भी शिक्षण संस्थान है, उन शिक्षण संस्थानों को राज्य के द्वारा जो भी सहायता दी जाएगी, तो सहायता देते वक्त राज्य ये दिमाग में रख करके अंतर नहीं कर सकता कि नहीं नहीं, आप तो उस धर्म के हैं, आप तो उस भाषा समुदाय का शिक्षण संस्थान। मान लो किसी धार्मिक अल्पसंख्यक ने कोई शिक्षण संस्थान खोल दिया, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोल दिया, या किसी भाषाई समुदाय ने खोल दिया, क्यों, अपने को पता है उनको खोलने का अधिकार है, तो उसने खोल दिया। अब ये कह रहा है, ये 32 क्या कह रहा है, ये एक तरह से ये इन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अधिकार दे रहा है कि नहीं भाई, राज्य जैसे औरों को पैसा दे रहा, मान लो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अलावा और शिक्षण संस्थानों को भर भर के पैसा दे रहा है, और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का नाम आते ही उनको कम कर रहा है। इसका मतलब क्या सोच के दे रहा है? वो कह रहा है कि आप ये चीजें देख करके अंतर कर रहे हो ना, तो गलत है। बाकी चीजें अलग हैं, लेकिन ये आप देख रहे हो कि नहीं नहीं, आपके शिक्षण संस्थान को हम इसलिए पैसा कम दे रहे हैं क्योंकि आप उस धर्म से या उस भाषाई समुदाय के शिक्षण संस्थान हैं जो हमारे नहीं जचता। तो इन्होंने कहा नहीं, धर्म या भाषा को देख करके आप किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को अन्य शिक्षण संस्थानों की तुलना में सहायता देते वक्त भेदभाव नहीं कर सकते। तो मतलब सीधा सा है, सरकार अगर शिक्षण संस्थानों को पैसा दे रही है, तो वो उस पैसा देते वक्त ये नहीं देखेगी कि ये शिक्षण संस्थान किस धर्म का है या किस भाषाई समुदाय का है, ये नहीं देखेगी। और अगर ये देखती है, तो फिर ये 32 का उल्लंघन, क्योंकि इसका मतलब तो फिर ये मान लिया जाएगा कि आप जब पैसा बांट रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो इसका मतलब तो आप तो उनको दे रहे हो जो आपके पसंदीदा धर्म के शिक्षण संस्थान है, आप तो उनको नहीं दे रहे हो जो आपकी पसंदीदा नहीं है। तो इसका मतलब तो आप धर्म को आधार बना करके अंतर कर रहे हो। तो इस इन्होंने कह दिया कि कल को अगर ऐसा कोई करने लग जाए, तो कल को ऐसा ऐसा कर सकता है कोई, कह दे कि नहीं मैं इस धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को तो दूंगा, और दूसरा जो धर्म है जो अल्पसंख्यक ही है उसको मैं नहीं दूंगा, उसको या कम दूंगा। तो इन्होंने कह दिया ना, धर्म और भाषा के आधार पर आप किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को राज्य सहायता देते वक्त कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये है 32। तो ये हो गए अपने 29 और 30। अब देखो 29 और जो 30 है उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में गए कि बताइए 29 30, 29 जो 30 थी उसकी भाषा बड़ी थोड़ी सी है, मतलब थोड़े ही शब्दों में इसको समेटा गया। तो जब आप कोई चीज थोड़े में होती है तो फिर ये भी तो होता है, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न उठने लग जाते हैं। तो बताइए इसका मतलब क्या ये है, इसका मतलब वो है कि क्या है। तो 29 और 30 से संबंधित कई प्रश्न थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए, लोगों के द्वारा पूछा गया, विभिन्न मामलों में पूछा गया कि बताइए अल्पसंख्यक कौन होते हैं, अल्पसंख्यक को पहचानेंगे कैसे, सहायता देते वक्त क्या होगा, कैसे होगा, मतलब बहुत सारे प्रश्न गए। तो बहुत सारे उन प्रश्नों के जवाब अलग अलग मामलों में, अलग अलग केसेज में कोर्ट ने उनकी उन मामलों की सुनवाई करते वक्त कोर्ट ने अलग अलग केसों में इन 29 और 30 से जुड़े प्रश्नों का हल दिया उन्होंने, कोर्ट ने। तो कुछ एक मामले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जिनमें जिन मामलों का फैसला देते वक्त कोर्ट ने अनुच्छेद 29 और 30 की व्याख्याएं की कि 29 और 30 में जो दिए गए शब्द हैं उनके क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो देखो, एक तो ये ध्यान रख लेना, ये बहुत आता है भाई। जैसे अपन पढ़ते आए हैं ना, कुछ केस मोहिनी जैन और ये ऐसे कई केस जो ऐसे ही आते हैं, तो अपन बता देते हैं यार ये बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का केस है 2002 का। टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का केस है। जैसे ये टीएमए पाई फाउंडेशन इतना सा भी दिख जाए ना, तो आपके मतलब कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये किससे संबंधित है। तो जैसे ही आए ना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये यार 29 और 30 से संबंधित है। इसमें 29 और 30 के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बात है। तो ऐसे है ना, जैसे ओल्गा टेलिस था, हमने आजीविका वाला है, ऐसे ही हमने वो बात की थी, वो कौन सा केस अब दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, कोई बाल श्रम को रोकने वाला केस था। जैसे उसमें हमने पर्टिकुलर कहा था कि ये नाम आते ही आपके दिमाग में चलने लगना चाहिए कि ये तो भाई बाल श्रम से रिलेवेंट है, ये शिक्षा से रिलेवेंट है। ऐसे पुट्टू स्वामी एक केस था, निजता, प्राइवेसी से संबंधित था। तो ये कुछ केस हैं ऐसे जो बड़े मतलब अपने आप में बड़े ऐतिहासिक केस हैं। इनके फैसलों ने पूरी एक दिशा ही बदल दी थी। नई मतलब नई चीजें लेके आए थे ये केस। तो देखो, टीएमए पाई फाउंडेशन, ये केस में क्या हुआ। तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें 11 जज बैठे थे इस केस को सुनने के लिए। और ये जो केस था, इस केस का जो जो ये केस था, ये संबंधित था निजी शिक्षण संस्थान और जो अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है, उनके पास जो अधिकार हैं, जो हम कहते हैं ना, आप संस्थान खोल सकते हो और चला सकते हो, प्रशासनिक अधिकार, वो कितने तक हैं। भाई आपने ये कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपने रुचि के शिक्षण संस्थान खोलने का भी है और चलाने का अधिकार। तो चलाने में क्या क्या, उस स्कूल को चलाने के लिए वो प्रिंसिपल भी लगाएंगे, उसमें टीचर भी लगाएंगे, पढ़ाने में क्या क्या पढ़ाना है। तो जो टीचर लगाएंगे वो टीचर कितने पढ़े लिखे भी होने चाहिए, उसको कितना पेमेंट दोगे, कितने से कम नहीं दे सकते। उसमें जो पाठ्यक्रम पढ़ाओगे वो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कितना टाइमिंग होना चाहिए उस स्कूल का जो आपने खोला है। खोला तो अपने हिसाब से, कहने का मतलब है कि उसको चलाने से संबंधित अधिकार क्या एकदम खुल्लम खुला आपके पास। आपने मान लो शिक्षण संस्थान बनाया, अब आपने अपनी रुचि के कोई भी आदमी वहां लगा दी कि सर ये मास्टर है, ये पढ़ाएंगे। तो जो वो कितने पढ़े, मान लो कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई बीए पास है, आपने किसी वहां पर किसी आदमी को, अपने चहेते आदमी को प्रिंसिपल बना दिया। वो प्रिंसिपल मान लो 10वीं पास है। तो क्या ऐसे कर सकते हो क्या भाई? चलाने का अधिकार है तो चलाने का अधिकार एकदम आपको आत्यंतिक टाइप का है क्या, एकदम खुला है क्या, कि आप शिक्षण संस्थान है, उसको आप कैसे ही चला रहे हो, अपनी मनमर्जी से चला रहे हो। किसी ऐसे ही कम पढ़े लिखे आदमी को, एरे गिरे को ही आपने वहां बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, मास्टर बना दिया, कह रहे हो आप पढ़ाओ पढ़ाओ। तो कहीं ये भी तो फिर बच्चों बच्चों के एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला आ जाएगा। फिर बच्चों की एजुकेशन के अधिकार का क्या, वो क्या पढ़ रहे हैं फिर, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले ही ऐसे हैं। और जो पढ़ा रहे हो तो कितने कालांश होंगे, क्या होंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो क्या सब कुछ ही अपनी मनमर्जी से तय कर सकते हैं क्या? फिर आया टीएमए पाई। टीएमए पाई ने कहा कि देखो भाई, आपको प्रशासन का अधिकार है अपने शिक्षण संस्थान को चलाने का, लेकिन एकदम खुल्लम खुला नहीं है। यानी कि आपके जो प्रशासनिक अधिकार हैं, उन पर राज्य सीमाएं लगा सकता है। बस ध्यान ये रखेगा राज्य कि वही बात फिर आ गई, जो सीमाएं लगाएगा, जो आपके ऊपर जो भी मतलब शर्तें तय करेगा, जो भी आपसे जुड़े हुए जो विनियम बनाएगा, मतलब जो रेगुलेशंस जो बनाएगा कि आपको कैसे कैसे अपने स्कूल को चलाना है, कितना पाठ्यक्रम होगा, कितने पढ़े हुए लिखे टीचर होने चाहिए, कितना पढ़ा लिखा प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये जो नियम कायदे वो आपके लिए बनाएगा ना, ये बनाने की उसको है, छूट है उसको। ये अब ये व्याख्या दे दी किसमें, टीएमए पाई फाउंडेशन केस में। इसका मतलब इस केस में एक तरह से जो आपके जो प्रशासनिक अधिकार थे संस्था को चलाने के, उस जो संस्था उनको इसने कह दिया इस केस में कि वो अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है। इसका मतलब प्रशासनिक अधिकारों पर भी युक्ति युक्त रेगुलेशंस, या रेगुलेशन बोल रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि अधिकार तो हैं, लेकिन अधिकार
क्या पूरे अनलिमिटेड है? नहीं है। तो अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? इसका मतलब उन सीमाओं को लगाने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे? कुछ रूल बनाने पड़ेंगे कि इतना पढ़ावा। तो जो रूल जो किसी कंट्रोल करने के लिए, कोई चीज को एक दायरे में रखने के लिए आप बनाते हो, जिसमें आप न्यूनतम सीमाएं तय कर देते हो, वो रेगुलेशन ही तो होती है। वो विनियम ही तो कहलाते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट याद करो, वहां रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना है। तो यहाँ इनके प्रशासनिक अधिकारों को सीमित करना है। एकदम थोड़ी दे देंगे, एकदम अधिकार दे दिए तो फिर पढ़ाई का मतलब लेवल का भी तो ध्यान रखना है। तो इसलिए प्रशासनिक अधिकारों पर आप युक्ति युक्त विनियम लगा सकते हैं। युक्ति युक्त या सिंपल कर लो, विनियम भी भूल जाओगे। इसका मतलब उन प्रशासनिक अधिकारों पर आप सीमाएं लगा सकते हैं। प्रशासनिक अधिकार अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है। वो भी राज्य की निगरानी में रहेंगे, और राज्य को अगर आवश्यकता लगे, उनको महसूस हो, तो वो उन पर युक्ति युक्त सीमाएं लगा सकता है। युक्ति युक्त सब जोड़ के रखना है, क्योंकि फिर वही आता है ना, फिर तो आप राज्य तो भेदभाव भी तो कर सकता है, किसी पर लगा दे किसी पर ना लगाए, तो वो तो मनमानी हो गया। मनमानी नहीं चलेगी। जो भी आप सीमाएं लगाओगे, जो भी आप उन पर रेगुलेशंस लगाओगे, जो उनको कंट्रोल करने के लिए जो सीमाएं तय करोगे, तो वहां मनमानी नहीं। कोर्ट चेक कर लेगा कि आपने जो सीमाएं लगाई है कहीं उसमें मनमानी वाली दुर्गंध तो नहीं आ रही है। तो मनमानी नहीं चलेगी। जो लगाओ वो उचित होना चाहिए, तार्किक हो, न्याय संगत हो, निष्पक्ष हो, फिर वही बातें आ जाती हैं। तो इसका मतलब टीएमए पाई फाउंडेशन का संबंध किससे है? निजी शिक्षण संस्थान और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के प्रशासनिक अधिकारों को लेकर के ये केस था। और इसमें उनके प्रशासनिक अधिकारों को लेकर के कुछ सिद्धांत बताए गए कि उनके पास प्रशासनिक अधिकार कितनी सीमा तक हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो प्रशासनिक अधिकारों पर, उन पर किस तरह की सीमाएं लगाई जा सकती हैं, क्या क्या प्रशासनिक अधिकारों को किस सीमा तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब आपकी समझ में आ गया एक लाइन में कि अच्छा इस केस का संबंध इनसे है सर, प्रशासनिक अधिकारों से है। किन के प्रशासनिक अधिकार? अल्पसंख्यक और निजी। इसमें निजी की भी बात थी, इसमें दोनों ही था। क्योंकि ये जो केस जो सुना था, तो बहुत सारे निजी शिक्षण संस्थान भी कोर्ट में चले गए थे। फीस वगैरह का मामला था कि भाई प्राइवेट स्कूल वालों ने मान लो अपने हिसाब से फीस बढ़ा दी, तो फिर लोग चले गए कि क्या प्राइवेट स्कूल वाले अपने मन मुताबिक फीस बढ़ा सकते हैं क्या? या कोई भी कॉपी किताब का मतलब मन मुताबिक वो कोई भी सिलेबस रे, कोई भी पाठ्यक्रम, ऐसा पूरा मामला था। तो फिर ये बहुत सारी याचिकाएं लगी, तो कोर्ट ने कहा यार इन सब को इकट्ठा करके मैं एक ही मामले में सुन करके इन सब के बारे में फैसला दे देता हूं। तो कोर्ट ने टीएमए पाई फाउंडेशन केस था ये, और इस केस में फिर पूरा का पूरा उन्होंने फैसला दे दिया। अब देखो मोटे तौर पर ये फैसला क्या कह रहा है। इस फैसले में क्या बताया? कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि जो पढ़ाई लिखाई है ना, शिक्षा, ये कोई व्यापार नहीं है भाई। ये व्यापार नहीं है, लाभ कमाने वाला सौदा नहीं है। शिक्षा जो देना है वो चैरिटेबल गतिविधि है, मतलब सेवा वाला काम है। शिक्षा चैरिटेबल, अपन ने पढ़ा है। चैरिटेबल का मतलब क्या होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट, सेवा करने वाले ट्रस्ट, जिनका मकसद लाभ कमाना नहीं, पैसे कमाना नहीं, उनका है समाज सेवा। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा कैसा पेशा है? व्यापार नहीं है। क्योंकि व्यापार किस लिए किया जाता है? ताकि चीजों को ऊंचे दामों पर बेच करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए व्यापार होता है। तो इन्होंने, कोर्ट ने कहा शिक्षा कोई लाभ कमाने का जरिया नहीं है, लाभ कमाने का साधन नहीं है। शिक्षा तो एक चैरिटी है, शिक्षा तो एक सेवा है, ये व्यापार नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसी सामान्य लाइन थी। ये आ जाओ, देखो ये अपने मूल अधिकार पढ़ोगे तो ये सब तो अब आपके दिमाग में ही बैठ गया है। लिखने में है ना, क्या होता है कि लिखने में अपन ऐसे ही मान लो छोटे मोटे शब्द काम में लेना, तो कई बार संवैधानिक शब्दावली काम में लेनी बहुत जरूरी होती है। उससे ये पता चलता है कि बच्चा टप्पा नहीं मार रहा, तुक्के नहीं लगा रहा। तो अब ये युक्ति युक्त तो आपके दिमाग में ही बैठ गया। क्यों? अपन ने 19 में युक्ति युक्त, पता नहीं 25 में युक्ति युक्त, 26 में युक्ति युक्त बहुत काम में लिए। तो इस पर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के प्रशासन चलाने पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकते। पूरा तो नहीं कर सकते, क्यों? पूरा करते ही तो फिर 30(1) का उल्लंघन हो गया ना। पूरा ही राज्य गए ऐसे ऐसे चलाओगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो फिर आपने कहा उसको स्वतंत्रता दी। पूरा नहीं। हाँ, थोड़ी मात्रा में तो करेगा। एकदम खुली छूट भी तो नहीं दे सकते। अपन मूल अधिकारों में जानते हैं भारत में पूरे कहीं पर भी खुली छूट नहीं है, क्योंकि फिर वो शिक्षा खराब हो जाएगी ना फिर। आप तो फिर ऐसे ही मतलब कम क्वालिटी के टीचर रख दोगे। आप तो कहोगे सब ये सब सारे 10वीं पास टीचर लगाएंगे।
ऐसे थोड़ी है फिर। तो उनकी एजुकेशन का क्या, फिर तो एजुकेशन था यार थोड़ी, वो तो टाइम पास हो गया। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, पूरा नियंत्रण तो नहीं रख सकते लेकिन थोड़ा नियंत्रण तो जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, युक्ति युक्त विनियम बना सकते हो। तो युक्ति युक्त विनियम का मतलब रेगुलेट करना। तो इसका मतलब आप पूरी तरह से तो उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रशासनिक अधिकारों को सीमा में आप ला सकते हो, उन पर कुछ सीमाएं लगा सकते हो, और उन सीमाओं को लगाने के लिए आप उचित तार्किक विनियम बना सकते हो, रेगुलेशंस बना सकते हो, सिंपल में याद कर लो, कुछ नियम बना सकते हो जो इनके प्रशासनिक अधिकारों को सीमित करते हो। अल्पसंख्यकों हो या निजी शिक्षण संस्थान हो, वो फीस, अब देखो फीस का मामला बड़ा मोटा होता है प्राइवेट स्कूलों का, कॉलेजों का। फीस तो तय कर सकते हैं ये अपने आप, लेकिन फीस भी ऐसी नहीं हो कि आपने ऐसी ही अनाप शनाप फीस कर दी तो मनमाने ढंग से। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल 29 को डिस्कस किया और आर्टिकल 30 को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जो, जब हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी तब हम उसमें कुछ केसेस डिस्कस कर रहे थे जो 29 और 30 से संबंधित हैं, और जिसमें जिन केसों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 29 और 30 से संबंधित जो कुछ नई व्याख्याएं दी गई, इनके अर्थ को समझाया गया, इनकी व्याख्याएं की गई कि इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, किनका क्या मतलब है, किसका क्या अर्थ है। तो हम कुछ केस को डिस्कस कर रहे थे कि किस केस में, जब भाई अलग अलग केसों में जब अलग अलग चीजें चैलेंज की जाती हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट में अलग अलग चीजों को लेकर के जब सवाल उठाए जाते हैं कि बताइए इसमें क्या ये आता है कि नहीं आता है, इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, तो कोर्ट फिर उन मामलों को सुनता है और उसके बाद में उन चीजों के अर्थ बताता है। तो ऐसे ही 29 और 30 से संबंधित बहुत सारे मामले थे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कोर्ट के पास पहुंचे, फिर कोर्ट ने उनका जवाब दिया, और उस जवाब से जो बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें निकल के आई, नई नई व्याख्याएं निकल के आई, और उन व्याख्याओं से 30 और 29 को के अर्थ हैं वो और ज्यादा स्पष्ट हुए कि किसका क्या मतलब है। तो हम पढ़ रहे थे TMA पाई फाउंडेशन केस, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था। और जब मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है तो मतलब है, उसको आपको पक्का याद करना है, कहीं कंफ्यूजन रखने की जरूरत ही नहीं है। कई बार सीधा ही डाल देता है, ऐसे ही डाल देगा ये केस किस चीज से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे डाल देगा। जैसे केशवानंद आधारभूत ढांचे से है, मिनरवा मिल्स बैलेंस से जुड़ा हुआ है आपके नीति निर्देशक और मूल अधिकारों के, वैसे ही TMA पाई फाउंडेशन किससे, जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं उनके प्रशासनिक अधिकार, निजी शिक्षण संस्थान और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के प्रशासनिक अधिकारों पर कितनी सीमा तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी उस पर सीमा लगा सकते हैं, कितने को उनके पास अधिकार होते हैं, उनके बारे में इस केस में, इस केस का जब फैसला आया तो उस के 11 जजेस थे इसमें, ये भी आप ध्यान रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। TMA पाई फाउंडेशन में 11 जज की बेंच बैठी थी, संवैधानिक बेंच थी। और इस बेंच ने कई सारी मतलब चीजों की व्याख्याएं की, जो आर्टिकल जो 30 में ये सवाल उठा कि भाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को चलाने से संबंधित इन समुदायों के पास क्या क्या राइट होते हैं। तो इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ सिद्धांत दिए जो इनके प्रशासनिक अधिकारों को बताते हैं कि इनके प्रशासनिक अधिकार किस सीमा तक इनके पास होंगे, कितना राज्य का उन प्रशासनिक अधिकारों में कंट्रोल रहेगा, किस हद तक ये स्कूलों को चला सकते हैं, किन किन चीजों में उन्हें राज्य की बात माननी पड़ेगी। तो कोर्ट ने देखो इस केस के फैसले में कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, ऐसा नहीं है कि शिक्षा कोई मतलब लाभ, बहुत ज्यादा लाभ कमाने वाला धंधा हो, और आप मतलब शिक्षा ऐसा नहीं है। शिक्षा एक चैरिटी है, एक सेवा है, लोगों लोगों का कल्याण से जुड़ा हुआ काम है ये। तो ये एक चैरिटी है, ये सेवा है, ये कोई व्यापार नहीं है, कि ये कोई बिजनेस नहीं है और जिस जहां पर आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं, ये वो काम नहीं है। फिर हमने कहा था कि नहीं,
हमने ये भी बात कर ली थी कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, जो अल्पसंख्यक समुदाय खोलते हैं और उनको चलाते हैं, उनको चलाने को लेकर के अधिकार बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रशासन करने का अधिकार है तो आप उसमें कुछ भी पढ़ा देंगे, कैसे भी टीचर उसमें रख लेंगे, कैसा ही प्रिंसिपल रख लेंगे, जो जी में आए वैसा पढ़ाएंगे, कितने ही घंटे की क्लास ले लेंगे, कितने ही घंटे की स्कूल लगा लेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो राज्य तय करता है। यानी कि राज्य कुछ एक न्यूनतम मापदंड तो तय कर ही सकता है। ऐसे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ऐसे तो फिर कुछ भी पढ़ा दोगे, कैसे ही टीचर लगा दो, ये तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आप बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ हो गए ना एक तरह से, तो उनका भी तो ध्यान रखना है। तो इस कोर्ट ने कहा ठीक है, प्रशासन चलाने का अधिकार है, हम कोई ऐसा थोड़ी है प्रशासन पर पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, राज्य पूरा नियंत्रण थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि पूरे स्कूल का सारा क ख ग हम ही कंट्रोल करेंगे, ऐसा थोड़ी है। आप चलाइए, लेकिन कुछ चीजें हम तय करेंगे और उन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो जो न्यूनतम चीजें जो हमने डिसाइड कर दी हैं, आप उनसे नीचे नहीं जा सकते। जैसे वो ये इन कोर्ट का ये मानना था, जैसे आप टीचर्स लेते हो तो हम तय कर देंगे कि बीएड किया हुआ होना चाहिए या बीएसटीसी किया हुआ होना चाहिए, प्रिंसिपल इतना पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, इतना इतनी योग्यता वाला होना चाहिए, पाठ्यक्रम में ये चीजें तो कम से कम होनी चाहिए, और ज्यादा आप पढ़ा सकते हैं। इस तरह से इन्होंने कहा प्रशासन अनलिमिटेड नहीं हो सकता, प्रशासनिक अधिकार अनलिमिटेड नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। इन पर कुछ राज्य इन प्रशासनिक अधिकारों पर युक्ति युक्त रीजनेबल इन पर कुछ विनियम इनके लिए बना सकता है, इनके लिए रेगुलेशंस बना सकता है, इनको कंट्रोल कर सकता है। बस ये ध्यान रखना है, कंट्रोल मनमाना नहीं होना चाहिए। कंट्रोल कैसा होना चाहिए? युक्ति युक्त। ये देखो लिखा हो युक्ति युक्त विनियम। विनियम का मतलब होता है कंट्रोल करना, चीजों को दायरे में रखना। तो दायरे में रखने के लिए चीजों को कोर्ट की तरफ, कोर्ट ये कह रहा है कि चीजों को दायरे में रखने के लिए राज्य यानी कि सरकार है, वो रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है, न्यूनतम मापदंड तय कर सकती है, न्यूनतम जो मानक हैं वो तय किए जा सकते हैं। फिर यही है कि फीस वगैरह है वो भी फीस है वो आप तय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फीस तय कर रहे हो तो आप ऐसा थोड़ी आप कह दो नहीं साहब पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की फीस 2 लाख होगी। यार ऐसा तो मतलब मजाक बना दिया फिर तो। इसका मतलब कुछ एक लोग ही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बाकी के शिक्षा के अधिकार का क्या होगा? तो बाकी बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको फीस, ठीक है आप फीस चुने, लेकिन फीस हिसाब की सी चुने ना। आप बेहिसाब ऐसे ही आपने तो कह दिया ऐसा हम तो इतनी फीस लेंगे, ऐसा नहीं है। मनमाने तरीके से फीस निर्धारित नहीं की जा सकती। कोर्ट हर चीज में, कोर्ट ने यही तो कहा था कि भाई ठीक है, आप आपको राइट है, आप 20,000 30,000 40,000 जो भी हिसाब की सी है। कहने का मतलब अपन नहीं कहते हैं सिंपल भाषा में कि चीजें हिसाब की सी हो तो ठीक है, बेहिसाब की होंगी तो तुरंत कोर्ट बीच में आ जाएगा। ऐसे आप, या फिर राज्य दखल दे देगा, राज्य कह देगा नहीं ये इस हिसाब इतनी जो आप फीस तय कर रखी है ये सही नहीं है। इससे लोगों के एजुकेशन के अधिकार का क्या होगा? समाज में बच्चे पढ़ेंगे कैसे? फिर ये तो आप मनमानी फीस तय नहीं कर सकते। अगर ऐसे करते हो तो हम तैयार बैठे हैं, वो आ जाते हैं। फिर ये कहा गया है कि भाई हम कैसे तय करें कि कोई भी कम्युनिटी अल्पसंख्यक है कि नहीं है? इसका कोई तो होगा, इस चीज को हम मापें कैसे? इसका कोई तो मापदंड होगा कि भाई जो इन इन शर्तों को पूरी करे वो अल्पसंख्यक कहलाएगा, कुछ तो होना चाहिए। तो कोर्ट में यही यही सवाल टीएमए पाई फाउंडेशन में भी था कि हम कैसे पहचान करें कि कोई कम्युनिटी अल्पसंख्यक कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो इस टीएमए पाई फाउंडेशन के फैसले में कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक कोई समुदाय अल्पसंख्यक है कि नहीं है, ये आप है ना राज्य के लेवल पर तय करना। आप कहां पर? राज्य के लेवल पर। इसका मतलब क्या है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय, कोई समुदाय अल्पसंख्यक है कि नहीं है, इस बात का निर्धारण प्रत्येक राज्य में अलग अलग होगा। मतलब कोई समुदाय हो सकता है किसी राज्य में कम हो, संख्या में कम हो, तो वो उस राज्य में तो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। हो सकता है वो दूसरे राज्य में संख्या में ज्यादा हो तो दूसरे राज्य में वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। इसका मतलब कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ये जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक जो वर्ग है, उनकी जो पहचान है वो राज्य के लेवल पर करनी है, राष्ट्र के लेवल पर नहीं करनी। यानी पूरे देश में कोई समुदाय हो सकता है जो बहुत बड़ी संख्या में हो, बहुसंख्यक हो, वहीं किसी राज्य में थोड़ी संख्या में भी हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने टीएमएफआई फाउंडेशन में कहा कि अल्पसंख्यक वर्गों की जो पहचान का काम, कि कोई वर्ग अल्पसंख्यक है कि नहीं है, ये काम राज्य के लेवल पर करना है। यानी प्रत्येक राज्य में
प्रत्येक राज्य के लेवल पर आपको देखना होगा, जो भी कम्युनिटी, जो भी समुदाय उस राज्य की टोटल जनसंख्या के 50% से कम है, यानी कि जिस भी समुदाय की, जिस भी समूह की, जिस भी वर्ग की कुल आबादी किसी भी राज्य की टोटल आबादी के 50% से कम है, चाहे कितनी ही हो, मान लो 5 ऐसे समुदाय हैं जो 50% से कम है, कोई की 10%, कोई की 15, कोई की ऐसे 50% से कम है, तो वो सारे समुदाय, सारे वर्ग किस में आएंगे? अल्पसंख्यक। तो टीएमए 5 फाउंडेशन में ये भी क्लियर होगा, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य के लेवल पर की जाएगी कि राष्ट्र के लेवल पर की जाएगी। राष्ट्र का लेवल तो समझते हो कि पूरे देश में, पूरे देश के लेवल पर हम गिने कि हाँ देखते हैं पूरे देश में कौन सा समुदाय है जिसकी संख्या, जिसको मानने वाले, जिस जिस वर्ग के लोग सबसे ज्यादा संख्या में हैं, और कौन सा वर्ग है, कौन सा समुदाय है जिसके कम है। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, आपको राष्ट्र के लेवल पर आपको अल्पसंख्यकों की पहचान नहीं करनी है, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है। कोई भी कम्युनिटी ऐसी हो सकती है जो राष्ट्र के लेवल पर अलग संख्या, बहुत बड़ी संख्या में हो सकती है, किसी राज्य के लेवल पर कम हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा हमें जो भी कोई भी वर्ग अल्पसंख्यक है कि नहीं, इसकी पहचान हमें राज्य के लेवल पर करनी है। हमें राज्य की जनसंख्या देखनी है, और राज्य की कुल जनसंख्या में अगर 50% से कम जनसंख्या किसी समुदाय की है, तो हम उस समुदाय को क्या दर्जा दे देंगे? अल्पसंख्यक का। जैसे आप ये देखो, पंजाब है, पंजाब में आपको आपको नहीं लगता कि जो सिख समुदाय है वो बहुसंख्यक है, बहुत बड़ी संख्या है, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो पंजाब में दूसरी कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, ये पंजाब के हिसाब से क्या हो जाएंगी? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और पंजाब में सिख क्या हो जाएंगे? बहुसंख्यक। लेकिन अब यही बात आप देखो, अगर राष्ट्र के लेवल पर होता तो राष्ट्र, पूरे देश में अगर हिंदू समुदाय की संख्या देखी जाए तो सबसे ज्यादा है, तो पूरे देश के लेवल पर तो हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन पंजाब में क्या अल्पसंख्यक नहीं है? पंजाब में तो सबसे बड़ी संख्या सिखों की है, तो सिख यहाँ बहुसंख्यक हो गए। इसलिए कोर्ट ने कहा राज्य के लेवल पर देखो आप, तो कोई समुदाय ऐसा हो सकता है जो राज्य के लेवल पर अल्पसंख्यक हो, राष्ट्र के लेवल पर बहुसंख्यक हो सकता है। इसलिए हमें कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको राज्य के लेवल पर देखना है, राज्य के लेवल पर चेक करना है, जांचना है कि उस वो कम्युनिटी क्या उस राज्य की टोटल आबादी के 50% से कम है क्या? कम है तो अल्पसंख्यक है, नहीं है तो नहीं। अब देखो, ये मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस, 2006 का ये केस है। कब का है? 2006 का ये केस है। ये केस क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा ऐसे, ये पूरा नाम याद नहीं रहे तो ये याद कर लेना, मलनकारा। ये केस अपने लिया है, जो आपके जो बुक है, जो यूपीएससी वालों को जो पढ़ाते हैं ना, एम लक्ष्मीकांत, उनकी जो बुक से ये हमने लिया है। तो देख लें, ये काफी ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो अपने को भी देखना चाहिए। जब यूपीएससी वाले पढ़ते हैं तो अपने क्यों नहीं पढ़े इसको? तो मलनकारा केस में क्या कहा है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाई फाउंडेशन, पाई फाउंडेशन कौन सा, जो टीएमए पाई फाउंडेशन जो केस था ना, ये इस केस में, ये 2002 का है। तो इस केस में उन्होंने कुछ सिद्धांत रखे। सिद्धांत क्या रखे? कि फीस मन मुताबिक कौन लेनी है, फीस हिसाब से ही लेनी है, प्रशासनिक अधिकार है, वह भी कोई ऐसा कोई नहीं है कि अनलिमिटेड है, जो चाहो मैं हूं या स्कूल चला सका ना, कोर्ट कह दियो ना, लिमिटेड है, राज्य हस्तक्षेप कर सके। हाँ, राज्य हस्तक्षेप करेगा, लेकिन राज्य ने भी हस्तक्षेप या बेहिसाब करने की इजाजत को नहीं, युक्ति युक्ति हस्तक्षेप कर सके, बेहिसाब कौन कर सके। ये कुछ सिद्धांत तय कर दिया कि फीस मन मुताबिक कौन लेनी है, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, पूरी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि सारे ही प्रशासनिक अधिकार छीन ले, लेकिन इन पर कुछ युक्ति युक्त सीमाएं लगा सकता है, इनके लिए कुछ रेगुलेशंस बना सकता है, जिससे कि इनके लिए कुछ न्यूनतम मानक तय हो जाएं, कुछ न्यूनतम स्टैंडर्ड सेट हो जाएं, ताकि उन स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आए ये संस्थाएं। एक बात इन्होंने ये भी कह दी कि जो अल्पसंख्यक है उनकी पहचान आपको राज्य के लेवल पर करनी है। तो ये सिद्धांत टीएमए पाई फाउंडेशन में दे दिए थे।
कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन सिद्धांतों का अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को पालना करनी है, इनका ध्यान रखना। इन ये सिद्धांत है ना, खतरे में नहीं पड़ने चाहिए। अब क्या हुआ, ये मल्लनकारा केस आया। उस केस में इन्होंने इन सिद्धांतों को काम में लिया। तो उसमें तो इन्होंने सिद्धांत बता दिए कि ये चीजें होनी चाहिए, फीस भी ऐसी हो, हिसाब की सी होनी चाहिए, बेहिसाब के प्रशासनिक अधिकार नहीं होंगे। राज्य के लेवल पर आप इनको जो भी वर्ग हैं उनको देख लोगे कि उनकी जनसंख्या कितनी क्या है, और उस हिसाब से फिर उनको आप कैटेगराइज कर दोगे कि अल्पसंख्यक है कि नहीं है। अब इस वाला मलनकारा केस में उन्होंने इस सिद्धांतों को लागू किया और इन्हें और ज्यादा स्पष्ट कर दिया कि भाई ये सिद्धांतों को और ज्यादा खोल के रख दिया। देखो, पाई फाउंडेशन में कोर्ट ने क्या बोल रहा है, कोर्ट कह रहा है कि संस्था के पास प्रशासनिक स्वतंत्रता है, ये तो कही था। लेकिन अस्मित ने, ये हमने पढ़ा था कि हाँ बिल्कुल युक्ति युक्त विनियमन लगाए जा सकते हैं, उनके लिए युक्ति युक्त विनियम बनाए भी जा सकते हैं, यानी कि रीजनेबल जो रेगुलेशंस हैं वो गवर्नमेंट इन संस्थाओं के लिए बना सकती है। तो इसमें क्या था कि इस इसमें उन्होंने कहा प्रशासनिक स्वतंत्रता है, ठीक है, प्रशासन चलाने का अधिकार है। लेकिन प्रशासनिक जो स्वतंत्रता है, प्रशासन चलाने का जो अधिकार है, वो अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। इस पर राज्य नियंत्रण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन नियंत्रण मनमाना नहीं होगा, बल्कि युक्ति युक्त होगा। अब देखो, ये पाई फाउंडेशन की बात थी जो हम पढ़ चुके हैं कि राज्य दखल दे सकता है, राज्य बीच में आ सकता है। अगर कोई संस्थान, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का मालिक अपनी संस्थान को मनमर्जी से चलाता है, उसको अनलिमिटेड पावर नहीं है, उनके चलाने में राज्य का दखल हो सकता है, बस दखल मनमाना नहीं होगा। दखल में वो इतना ही करेंगे कि उनके लिए कुछ चीजें तय कर देंगे, बाकी ऐसा नहीं है सब कुछ कह खगड़ा वो तय करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में ऊपर वाले सिद्धांत को लागू करते हुए निर्णय दिया। अब यही जो सिद्धांत था ना कि प्रशासनिक अधिकार तो हैं संस्थाओं के पास, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है और राज्य नियंत्रण कर सकता है, इस सिद्धांत को लागू किया इन्होंने। कौन से में, मल्लनकारा केस में। और क्या निर्णय दिया कि प्रशासनिक स्वतंत्रता का मतलब संस्था का मनमर्जी का अधिकार नहीं है। अब देखो, ऊपर उन्होंने क्या कहा था कि हाँ प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता है उसके मालिक को, ठीक है, उसके समुदाय को है, ठीक है। लेकिन प्रशासनिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। अब यहाँ पर उस सिद्धांत को लागू करके वो बता रहा है, वहां तो दिया था कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी, आप प्रशासनिक अधिकार होंगे, अनलिमिटेड नहीं हो सकते। उन्होंने मल्लनकारा ये कोई मतलब क्या बोलते हैं, ईसाई जो धर्म से जुड़ी हुई कोई संस्था थी, कॉलेज थी, उसके कोई प्राचार्य की नियुक्ति का मामला था, वो गया था कोर्ट में। ईसाई धर्म से रिलेटेड कोई कॉलेज थी, तो ईसाई अल्पसंख्यक जो समुदाय का कोई कॉलेज था, और उसके प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर के ये मामला था, मल्लनकारा जो नाम से केस था। उसमें उनकी नियुक्ति को कोई चैलेंज दिया गया था कि क्या कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति को हम प्रिंसिपल बना सकते हैं, क्या क्या ये हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम चाहे वो ऐसे अपने जो भी रिश्तेदारों को, किसी को भी, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, हम बना सकते हैं क्या, या इसमें भी राज्य की कुछ, राज्य को भी इस मामले में राज्य के पास कुछ अधिकार हैं, राज्य आपकी लिमिटेशंस बना सकता है क्या, राज्य इनकी योग्यताएं तय कर सकता है क्या, राज्य इनकी पात्रताएं तय कर सकता है। ये सारे सवाल कोर्ट के सामने उठाए गए थे इस मल्लनकारा केस में। और उन्हीं सवालों के जवाब दिए गए, उन्हीं सवालों के उत्तर दिए कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या कहा, प्रशासनिक स्वतंत्रता है, प्रिंसिपल आप ही लगाओगे, हम थोड़ी लगाएंगे। पर अब ये थोड़ी है, राज्य थोड़ी तय करेगा कि फलाने आदमी को प्रिंसिपल लगा दो आप, राज्य नहीं करेगा। लेकिन राज्य ये तो तय ही कर सकता है कि इससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रिंसिपल नहीं बना सकते। ठीक है, प्रिंसिपल आप अपनी चॉइस से किसी भी व्यक्ति को बना सकते हो। प्राइवेट स्कूल है, उसमें आप प्रिंसिपल, आपने देखा होगा प्रिंसिपल, वो जो प्राइवेट स्कूल का मालिक है वो अपनी इच्छा से लगाता है कि गवर्नमेंट तय करती है फलाने को लगाओ, अपनी इच्छा से लगाता है। लेकिन गवर्नमेंट ये तो तय कर सकती है कि प्रिंसिपल कम से कम इतना पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, एमए होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, बीए किया हुआ हो, ये सारी चीजें, न्यूनतम योग्यता तो तय कर ही सकता है, और करता है। योग्यताएं तय की जा सकती हैं, क्योंकि हम अभी तो पढ़ गए हैं अनलिमिटेड नहीं है। राज्य पूरी तरह से प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकता। राज्य ये नहीं कह सकता मैंने ये ए नाम का व्यक्ति भेजा है, इसी को आप प्रिंसिपल, ये नहीं कह सकता।
लेकिन राज्य ये तो कह ही सकता है कि कम से कम आप जिस भी व्यक्ति को लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उतना पढ़ा लिखा वो होना चाहिए। तो बताओ, हो गई ना, थोड़ा सा कंट्रोल हो गया ना, कुछ सीमाएं लगा दी ना, कुछ मतलब फिक्स मापदंड तय कर दिए ना कि इन मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए, इन कसौटियों पर खरा उतरेगा वही प्रिंसिपल बनेगा, बना दिया ना, ऐसा कर सकता है। तो इसका मतलब उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको इस वाले केस में उन्होंने लागू कर दिया कि आप मनमर्जी नहीं कर सकते। राज्य कर्मचारियों के लिए न्यूनतम योग्यता के मापदंड निर्धारित कर सकता है, बात आ गई ना। अब वहां पर उन्होंने क्या कहा था, प्रशासन के अधिकार है, मनमर्जी नहीं चलेगी। अब वो उसी अधिकारों को और ज्यादा, कि ये अधिकार कितनी सीमा तक हैं इन संस्थाओं के पास, उनको और ज्यादा खोल के नहीं बताया जा रहा है कि देखो, जो कर्मचारी होते हैं इन संस्थाओं में काम करने वाले, उनके लिए न्यूनतम योग्यताओं को निर्धारित कर सकता है कौन, सरकार ये कह सकती है इतने पढ़े लिखे होने चाहिए। फिर संस्था को इन्हीं मापदंडों के अनुसार अपने कर्मचारियों और प्रशासकों की नियुक्ति करनी होती है। राज्य संस्था का पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए भी नियम बना सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो चाहे जो जी में आए वो ऐसा पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो, ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम तय करने के लिए कुछ नियम बना सकता है, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं कह सकता कि ये लो ये किताब ही पढ़ानी है, लेकिन ऐसा फिक्स, ऐसा तो तय ही कर सकता है कि आप जो भी पढ़ाओ, लेकिन इस चीज से दायरे से बाहर नहीं आना, या ये चीजें तो कम से कम होनी ही चाहिए, ऐसे वो बना सकता है। मतलब पाठ्यक्रम के मामले में भी पूरी तरह से तो नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन हल्का फुल्का नियंत्रण तो कर ही सकता है, एक सीमा तो बता ही सकता है कि ये चीजें पाठ्यक्रम से बाहर नहीं होनी चाहिए, बाकी आप जानो आपका काम जाने। तो इसका मतलब थोड़ा तो एक दायरा तो तय कर ही दिया, एक रेंज तो बना ही दी। और क्या प्रश्न हुआ? एक प्रश्न ये हुआ कि कैसे तय होगा कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक है या नहीं। एक प्रश्न ये भी उठा, हम कैसे माने कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है या नहीं। तो ये केस है पीए इनामदार केस। कौन सा केस है? पीए इनामदार। तो अब आपके दो केस आ गए हैं। टीएमए पाई फाउंडेशन किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान से। पीए इनामदार केस किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान से। इसका मतलब ये दोनों नाम आते ही आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, ये आ जाना चाहिए कि जरूर कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में बात कर रहा है, उनके बारे में बात हो रही होगी। इस तरह से आपके दिमाग में खाका बन जाना चाहिए। तो पीए इनामदार केस में सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा हासिल करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि वो संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई हो? किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा। ये तो होगी पहली। इसके साथ उसे दो और कसौटियां, दो और कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। पहली तो ये तो अनिवार्य है, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो आवश्यक है। भाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अगर अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं है तो फिर किसके द्वारा होगा? तो पहला तो ये है कि वो अल्पसंख्यक जो समुदाय के सदस्यों ने उसको स्थापित किया हो, उसकी स्थापना की, उसको बनाया हो। उसके अलावा दो कंडीशंस हैं जो उसको फुलफिल करनी है। वह अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा या उसके धर्म के संरक्षण का प्रयास करती हो। आपको ये भी बताना पड़ेगा। ये आपको एक तरह से आप कह सकते हो, इस चीज को आपको साबित करना पड़ेगा कि ये संस्थान है, ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा स्थापित की गई है, और ये अल्पसंख्यक समुदाय की कोई भाषा या उनके धर्म के संरक्षण से संबंधित प्रयास इसके द्वारा किए जाएंगे। इस संस्थान का उद्देश्य यही है कि उस अल्पसंख्यक धर्म का संरक्षण करना, उसको सुरक्षा देनी है, या उस अल्पसंख्यक धर्म की भाषा को सुरक्षा देनी है। तो ये प्रूव करेंगे तभी तो लगेगा ना अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। वह उस अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराती हो। अगर ये दो चीजें अगर वो करती है तो उसको दर्जा मिल जाएगा। गवर्नमेंट फिर दर्जा दे देती है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का। तो पहला तो है कि वो उसी समुदाय का आदमी होना चाहिए जो इस संस्थान को खोल रहा है। फिर उसके अलावा दो कंडीशन फुलफिल करें, यानी आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये जो संस्थान है ना, ये ये अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं ना उनको बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए है, पहली बात। दूसरा ये है कि आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि भाई ये जो शिक्षण संस्थान है ना,
ये अल्पसंख्यक जो धर्म है या उनकी जो भाषा है, उनके संरक्षण के लिए विशेष रूप से खोली गई है। इसका मकसद ये है कि हम अल्पसंख्यक धर्म का संरक्षण करें, उनकी भाषा को, उनके जो भी संस्कृति है उनको संरक्षण करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये विशेष तौर पर ये संस्था खोली गई है। तो ये दो कसौटियां हैं, एक तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, दूसरा उनकी अल्पसंख्यक धर्म को और उनकी भाषा को हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। एक प्रश्न क्या उत्पन्न हुआ, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, उसके दायरे में क्या प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान भी आते हैं? बात तो ठीक कह रहे हैं। ये आईआईटी, आपकी एनआईटी, आपके मेडिकल संस्थान जो एमबीबीएस की पढ़ाई कराते हैं, आईआईटी की पढ़ाई कराते हैं, क्या ये इस तरह के शिक्षण संस्थान भी इसमें आते हैं क्या ये भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा इनको भी मिल सकता है क्या? या कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति ऐसे प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान भी खोल सकता है क्या? ये भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कहला सकते हैं क्या? तो टीएमए पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल, ये प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान, प्रोफेशनल का मतलब ये सामान्य स्कूल कॉलेज नहीं है जैसे अपने स्कूल कॉलेज जहाँ पढ़ते हैं। ये प्रोफेशनल है, कोई न कोई प्रोफेशन के लायक आपको बनाते हैं। हम अगर इनमें पढ़ते हैं तो फिर कोई न कोई पेशा करने लायक तो बनी जाते हैं, ये हमारे अंदर स्किल तो डेवलप करते हैं। अगर मान लो आपने मेडिकल कॉलेज है, प्रोफेशनल है, क्यों? क्योंकि ये आपको मेडिकल यानी कि डॉक्टरी डॉक्टरी वाला जो प्रोफेशन है उसके ये काबिल बना देंगे, उसमें ये सक्षम बना देंगे आपको। आप 5 साल पढ़ाई करोगे तो आपने एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली, आप डॉक्टरी वाला अब आप काम कर सकते हो। आईआईटी है, आप एक बड़े इंजीनियर बन सकते हो, आपने आईआईटी की पढ़ाई कर ली है, प्रोफेशनल है, तो आप में आई वो इंजीनियर वाली स्किल डेवलप होगी अब आप। तो ये जितने प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान हैं जो किसी ना किसी पेशे की शिक्षा देते हैं, किसी ना किसी पेशे के लायक बनाते हैं, कोई बीएड शिक्षण संस्थान हो गए, बीएड करने का मतलब है अब आप टीचर, टीचर वाली भूमिका में आ सकते हैं, आप टीचर की तरह अब आप पढ़ा सकते हैं। बीएड करने का मतलब ये एक तरह का आपको लाइसेंस मिल गया है कि अब आप टीचिंग करा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के जो भी प्रोफेशनल संस्थान हैं जो कोई ना कोई प्रोफेशन की स्किल डेवलप करते हैं, प्रोफेशन की कला बच्चों को सिखाते हैं, कोई ना कोई पेशा करने में वो सक्षम बनाते हैं, काबिल बनाते हैं, तो क्या ऐसे शिक्षण संस्थान भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हो सकते हैं क्या? ध्यान रखना है, कह दिया था टीएमए फाइव फाउंडेशन केस में कोर्ट ने हो सकते हैं, इसका मतलब प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हो सकते हैं। अब अपना है आर्टिकल 31। तो 29 और 30 की यात्रा भी हो गई है पूरी।